वैसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग वैसे ना, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया क्या आप लोगों को? हाँ सर। ओके ठीक है, चलो सर डन। अच्छा तो जीएसटी क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? सर हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं सर सप्लाई अंडर जीएसटी। ओके, मतलब आप लोगों में प्रीवियस क्लास में सप्लाई क्या होता है इसके बारे में पूरा कंप्लीट ओवरव्यू देके रखा कि जीएसटी में सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। जीएसटी में सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक आप सप्लाई को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तब तक आप जीएसटी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे क्या लेगा सर? जीएसटी लेगा, पब्लिक से, बिजनेसमैन से, जो भी ट्रांजैक्शंस करेगा उनसे। बट इनका जो जीएसटी लेने का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सप्लाई बेस्ड, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड है जीएसटी, जो बेसिक्स ऑफ जीएसटी में आप लोगों को बताया गया है सर। तो आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीएसटी को समझना चाहते हो तो आपको सप्लाई भी समझना पड़ेगा, बिकॉज जब तक सप्लाई नहीं हो पाता है तब तक जीएसटी नहीं होगा। मतलब सब नो सप्लाई नो जीएसटी इन सिंपल। तो अगर नो सप्लाई नो जीएसटी तो फिर सप्लाई क्या है? सर सप्लाई क्या है यू ऑल नो, आप सभी को पता है सप्लाई क्या है। लास्ट वीक डिस्कस किया था सर पूरा सप्लाई अंडर जीएसटी का ए टू जेड, और उसमें आप लोगों को ट्रांसफ़र के बारे में, सेल के बारे में, मतलब कितना तरह का सप्लाई हो सकता है जिसमें ट्रांसफ़र है, सेल है, बार्टर है, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको और बताओ सर और क्या क्या लिस्ट में था? लीज है, ठीक है। मतलब उसमें अलग अलग जो पूरा एक पूरा लिस्ट था, ठीक है, जो आपको बताया गया था। डिस्पोजल है, ठीक है, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, लीज, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, ठीक है, लाइसेंस, सेल, ये सब, रेंटल। सप्लाई में बहुत कुछ आ सकता है। तो आज मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा सर, आज मैं आप लोगों को सप्लाई अंडर जीएसटी पे कुछ केस स्टडीज, रियल लाइफ और कुछ एग्जांपल्स, मतलब केस स्टडीज एग्जांपल एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट रियल में होता है। तो आपको उस एग्जांपल्स को देख के समझना होगा कि ये जीएसटी का सप्लाई है या नहीं है। लेकिन उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आएगा जो थोड़ा समय के साथ सीखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, तभी जाके ना आपके मन में जीएसटी के बारे में जो आइडिया है। बहुत पेशेंसफुल सब्जेक्ट है ये जीएसटी, मतलब आपको हर पॉइंट में पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके आप जीएसटी को दिमाग में घुसा पाओगे। इनकम टैक्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है और जीएसटी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब दोनों है तो टैक्स, बट दोनों का जो सोच है ना वो थोड़ा अलग है। दोनों का सोच अलग है, एक इनकम पे होता है, एक सेल पे होता है। एक इनकम पे टैक्स पर्सनल टैक्स है, वो इनकम टैक्स मतलब पर्सनल इनकम टैक्स, और एक हो जाता है आपका सेल टैक्स, जो जीएसटी है वो सेल टैक्स है। अब सेल टैक्स का मतलब, सेल का अलग अलग मतलब है, सप्लाई जिसको बोला जाता है। तो आपको वो ढूंढना है, आपको वो ढूंढना है, चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो, आपको वो फाइंड आउट करना है। ओके सर, चलो आपको स्टार्ट करके बताते हैं कि क्या क्या आज केस स्टडीज एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लास्ट वीक हम लोगों ने व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी, इसका एक पूरा ओवरव्यू ए टू जेड जो जो चीज़ें हो सकता है एग्जाम्पल के साथ देखा था। सर स्क्रीन शेयर है कि नहीं है ना स्क्रीन शेयर? यस सर। ओके, तो मैं आपको एक बार लास्ट वीक क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे एक बार याद दिलाता हूँ आपको। अगर आप लोग बाई चांस भूल गए हो तो एक बार बाद में रिकॉल कर लेना, देख के गो थ्रू करके। जैसे व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी डिस्कस हुआ था, एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई, क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई एंड टाइप्स, स्कोप ऑफ सप्लाई, लिस्ट ऑफ सप्लाईज एंड टैक्सेबिलिटीज, ठीक है। ये सब डिस्कशंस मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ किया था। फिर ये सप्लाई का जो लिस्ट है, क्या क्या सप्लाई हो सकता है, मतलब किसको किसको सप्लाई हो रहा है ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है, काफ़ी अच्छा अच्छा एग्जाम्पल्स था। फिर ट्रांजैक्शन ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। नॉर्मली अगर जीएसटी सप्लाई होना है तो वो कंसिडरेशन के साथ होगा। नो कंसिडरेशन नो सप्लाई नॉर्मली, ठीक है। मतलब कंसिडरेशन के साथ मतलब समथिंग इन रिटर्न, आप किसी को कुछ सेल कर रहे हो तो बदले में कुछ लेना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसको प्रॉपरली सप्लाई नहीं बोला जा सकता, एक्सेप्शनल है, ठीक है। एक्सेप्शनल से वो पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ट्रांजैक्शन ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, दो एक्सेप्शंस में आते हैं कि ऐसे काफी सारा जगह है जहां पर विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हो रहा है फिर भी सप्लाई माना जाएगा। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल था सर, याद है क्या? रिलेटेड पर्सन वाला,
ठीक है, रिलेटेड पर्सन, उसमें रिलेटेड पार्टी कौन होते हैं उसके बारे में भी ओवरव्यू बताया आप लोगों को कि ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्सन क्या होता है, हु इज रिलेटेड पर्सन अंडर जीएसटी, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी बिटवीन रिलेटेड पर्संस, वैल्यूएशन कैसे करोगे जब रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शंस होगा तो वैल्यूएशन कैसे करोगे, वैल्यूएशन मतलब रिलेटेड पार्टी है ना, दाम कम करके सेल कर देता है, ठीक है, तो दाम पता करना एक मुश्किल का काम हो जाता है कि भाई किस वैल्यू में जीएसटी चार्ज किया जाए, बिकॉज दे आर रिलेटेड एंड आप लोगों को पता है रिलेटेड पार्टीज कौन होते हैं। मैं रिकॉल अभी नहीं करा रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को पता है, अगर हो सके तो फिर से वो वाला क्लास एक बार देख लो, आपको फिर से याद हो जाएगा, भूलना नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स वाया एजेंट, ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, एजेंट के थ्रू से जो होता है ना, प्रिंसिपल एजेंट वाला जो सप्लाई है। टैक्सेबल पर्सन इंपोर्टिंग सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, अगर आप किसी से इंपोर्ट ले रहे हो मतलब फॉरेन कंट्री से अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो अपने कंट्री में, तो इन दैट केस वो भी जीएसटी में आ जाएगा। बट हाँ, इन दैट केस नॉर्मली क्या होता है, जो रिसीव करता है सर्विस उसको जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मतलब इसको आरसीएम बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली क्या होता है सर, रिवर्स चार्ज नहीं, नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है, मतलब जो बेसिकली सप्लायर है उसी को टैक्स पे करना पड़ता है। बट कुछ केसेस में आप लोगों को आगे इसका भी बताऊंगा सर, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर रिसिपेंट को जीएसटी पे करना पड़ता है, तो उसमें से इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी भी, इंपोर्टिंग ऑफ सर्विस भी एक माना जाता है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट विच वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, अगर आप कोई एसेट परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, परमानेंटली मतलब बेसिकली आप वो क्या बोले सर, एकदम उसका हालत खराब हो गया, अब उसको इन सिंपल अगर कहा जाए तो डिस्पोज कर रहे हो, ठीक है, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज कर रहे हो, तो उस केस में अगर उस प्रोडक्ट में आपका आईटीसी है, मतलब अगर आप परचेस के टाइम पे कोई टैक्स पे किए थे उसको अगर अवेल करना है तो उसके बारे में भी बात हुआ था, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्संस का अलग अलग एग्जांपल्स भी देखा था, हु इज रिलेटेड पर्सन अंडर जीएसटी हो चुका था, व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई मेड बिटवीन रिलेटेड पर्संस मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। ट्रांजैक्शंस, वैल्यूएशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये भी एक अच्छा डिस्कशन था सर, वैल्यूएशन ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्संस, है ना, एग्जांपल के साथ किए थे। सप्लाई ऑफ गुड्स वाया एजेंट, ये भी एक अच्छा डिस्कशन था सर, ठीक है। टैक्सेबल पर्सन इंपोर्टिंग सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्संस, ये भी एक अच्छा पॉइंट था। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, दैट्स अनदर गुड एग्जांपल। फिर हम लोगों ने सर एक अच्छा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करके लास्ट वीक को कंप्लीट किए थे, दैट इज सर कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, ठीक है। डोंट वरी सर, और भी एग्जांपल्स होगा और भी डिटेल्स चर्चा करेंगे, डोंट वरी, वही तो करना है आज। इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या है, लिस्ट ऑफ सप्लाईज एंड टैक्सेबिलिटीज, ठीक है, लिस्ट ऑफ सप्लाईज एंड टैक्सेबिलिटीज उसका पूरा डिटेल्स है, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे तो फिर नेगेटिव लिस्ट भी दिखाई दिया था हम लोगों को कि किसके किसके केस में, मतलब कौन से सप्लाई को, मतलब एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन ट्रीटेड नाइदर एज सेल ऑफ गुड्स नॉर सेल ऑफ सर्विस, शेड्यूल 3 में बोला गया है। 3 शेड्यूल है यहाँ पर सप्लाई ऑफ जीएसटी में, 3 शेड्यूल है, एक शेड्यूल 1, एक शेड्यूल 2, एक शेड्यूल 3। मैं आज आपको लोगों के साथ ये सब शेड्यूल का डिटेल्स चर्चा करूंगा, ठीक है। और आपको बताऊंगा ये नेगेटिव लिस्ट, आप लोगों को मैं लास्ट क्लास भी बताया था, आज फिर से बताऊंगा नेगेटिव लिस्ट, डोंट वरी, ठीक है। मतलब नेगेटिव लिस्ट मतलब क्या है सर, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस ट्रीटेड नाइदर एज सेल ऑफ गुड्स, ना तो सेल का ट्रीटमेंट करेंगे उसमें और ना ही मतलब सर्विस मानेंगे, सर्विस का सेल हुआ ऐसा मानेंगे, और ना ही गुड्स का सेल हुआ ऐसे मानेंगे। समझ में आ रहा है ना सर, तो उसको नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। उसमें भी बहुत अच्छा नेगेटिव लिस्ट का भी एक लंबा लाइन है सर, ठीक है, कि कौन से सप्लाई को जीएसटी के परव्यू में मतलब सप्लाई नहीं समझा जाता है, ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट था। तो ये सब करके हम लोग लास्ट क्लास को कंप्लीट किए थे, क्या रे, सही बोला ना, यही सब हुआ था ना लास्ट क्लास, रिकॉल हुआ आप लोगों को थोड़ा सा? अरे रिकॉल हुआ थोड़ा सा? अरे कभी कभी थोड़ा हाँ ना कुछ तो बोल दो। हाँ सर। चलो सर, थैंक यू। आप लोगों का हाँ ना सुनने के लिए मतलब ऐसा लगता है कि तड़प तड़प रहे हैं ऐसा लगता है कभी कभी, हाँ सर या ना सर, अच्छा ठीक है चलो। तो सप्लाई अंडर जीएसटी में आज थोड़ा डिटेल्स में चर्चा होगा, ठीक है। लास्ट दिन तो ओवरव्यू बताए थे, पूरा ए टू जेड हर चीज़ में डिस्कशंस थोड़ा थोड़ा करके किए थे, अभी थोड़ा सा सर डिटेल्स में चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो जैसे कि डिटेल्स चर्चा में अंडरस्टैंड द टैक्सेबल इवेंट्स अंडर जीएसटी, एनालाइज द टैक्सेबल इवेंट्स, सब कुछ आज बात करेंगे, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के साथ साथ बातें होंगे, तो चलो क्या क्या है देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहले तो बात करेंगे सप्लाई क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या है, एक्टिविटी चीटे से सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, ये सब मैं लास्ट क्लास भी करवाया था, आज भी करूँगा, बट आज थोड़ा मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताऊँगा, जिसमें क्या होगा आप लोगों को ये जो भी डिटेल्स है ना इस पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ जीएसटी है, मतलब सप्लाई अंडर जीएसटी में आप लोगों के मन में जो भी आइडिया है ना, ये आइडिया और क्लैरिटी हो जाएगा। और कुछ भी सवाल करें सप्लाई से, आप लोगों के मन में ना डाउट बहुत ही कम रहेगा, अगर होगा भी तो मुझे नहीं लगता डाउट रहना चाहिए इतना पढ़ने के बाद, बट फिर भी रह जाए अलग बात, प्रैक्टिस करने से और क्लैरिटी आ जाएगा। तो ये सब मैं लास्ट वीक बता दिया था, इसलिए मैं और इसको लेके आगे नहीं जा रहा हूँ सर। कुछ रेलिवेंट डेफिनेशंस है मैं शेयर करूँगा नोट, तो एक बार ज़रूर देख लेना। गुड्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, सब बोला हुआ है जीएसटी लॉ के अंदर कि व्हाट इज गुड्स। गुड्स मीन्स एवरी, मतलब बेसिकली क्या है, लॉ का नाम है जीएसटी, उसमें एक हो जाता है गुड्स और एक होता है सर्विस। तो जीएसटी पढ़ने के टाइम पे ना आप लोग वो गुड्स के बारे में जीएसटी लॉ क्या कहा है, सर्विस के बारे में जीएसटी लॉ क्या कहा है, प्रिंसिपल के बारे में क्या कहा है, एजेंट के बारे में क्या कहा है, सब कुछ बोला गया है। लॉ जिस मैटर को लेके बात करता है उस लॉ में उसके बारे में क्या बोला गया है, क्या डेफिनेशन लिखा गया है, हर चीज़ मेंशन किया जाता है। जैसे गुड्स क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी, मनी को छोड़ के, एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम जैसे मानो आपका इंश्योरेंस है, बाद में आपको क्लेम होगा, दैट इज प्रॉपर्टी। ओके, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स भी गुड्स होते हैं। ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जो क्रॉप उग रहा है सर, ये मैं बिजनेस में भी बताता रहता हूँ, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स में भी इसका चर्चा होता है। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जो उग रहा है सर, अभी भी फील्ड में है, कभी फ्यूचर में उसको उठाया जाएगा। अभी भी जैसे मानो कि पैडी फील्ड में पैडी है, राइस फील्ड में राइस है, ठीक है, तो वो जो फील्ड में राइस है, पैडी है, ठीक है, व्हीट है, जो भी, ठीक है, आप समझा करो कि वो जो क्रॉप्स है वो क्रॉप्स मिट्टी में है, फिर भी वो गुड्स है। ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जमीन में जो ग्रास होता है ना उसको भी गुड्स माना जाता है। जमीन में है, जैसे मानो कमर्शियल ग्रास उगाया जाता है सर, जैसे वो ग्राउंड वगैरह बनाया जाता है ना, जैसे ईडन गार्डन में जो ग्रास लगा है वो फॉरेन से लाया गया ग्रास, जानते हो आप लोग, ईडन गार्डन में जो पीच बनाया गया है वो मिट्टी वगैरह भी फॉरेन से लाया गया, स्पेशली जो ग्रास वगैरह होता है वो फॉरेन कंट्री से लाया जाता है, ठीक है, वो कुछ होता है सर क्रिकेट में जो ज़रूरी होता है लाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ग्रास भी फील्ड में है तो वो ग्रास को भी गुड्स माना जाता है, ठीक है, इसलिए ग्रास फॉर्मिंग क्या बोलते हैं, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। मतलब समझा करो सर, गुड्स का डेफिनेशन में कितना सुंदर बोला, एनी काइंड ऑफ एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर्स वगैरह, बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम आ जाएगा, जैसे वो एक्शनेबल क्लेम मतलब यू अंडरस्टैंड कि क्लेम करते हो बाद में, जैसे मानो इंश्योरेंस का जो क्लेम वगैरह होता है, इस तरह का चीज़ों को एक्शनेबल क्लेम में आप बोल सकते हो। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ये जीएसटी में भी है, किसी दूसरे एक्ट में भी गुड्स के बारे में ऐसा ही बोला जाता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऐसा बोला है। प्रिंसिपल क्या कौन है, ये सब आप लोग खुद से भी एक बार करके रीड कर सकते हो। मीन्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 88। competent authority means such authority as may be notified by the government, who is family, the spouse and children of the person, the parent, grandparent, sister of the person, if they are wholly or mainly dependent on the said person, everything। बिजनेस के बारे में बोला हुआ है सर, व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है, व्हाट इज बिजनेस, जीएसटी तो बिजनेस करेगा तभी देना पड़ेगा, फार्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तभी सप्लाई माना जाएगा, ये सब पढ़े थे लास्ट वीक। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस मीन्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, wager or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit, any activity or transactions in connection with or incidental or ancillary to above, मतलब ऊपर का जो भी बोला है इसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी, एंसिलरी मतलब जुड़ा हुआ जो भी है वो भी बिजनेस। एनी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ ए बी, मतलब ए और बी में जो बोला हुआ है उसके साथ जुड़ा हुआ एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शंस, चाहे फ्रीक्वेंसी ना हो, चाहे वॉल्यूम ना हो, चाहे कंटिन्यूटी ना करो, चाहे रेगुलरिटी ना करो, फिर भी वो बिजनेस माना जाएगा। मतलब ऐसे भी होते हैं कि कोई लोग 10 साल में एक बार बिजनेस करता है, हो सकता है कंटिन्यूएशन में ना भी हो तो भी बिजनेस के अंदर डेफिनेशंस में है। सर आप बोलोगे सर गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, फिर
हाँ सर, हो सकता है वो अकाउंट्स देख लेगा, लेकिन जीएसटी बता रहा है कि अगर आप कंटिन्यूएशन में रेगुलर नहीं करते हो फिर भी वो बिजनेस के अंदर आ सकता है और उसमें जीएसटी डिपार्टमेंट टैक्स लगा सकता है। अकाउंट्स वाइज अगर देखो तो जो गोइंग कंसर्न नहीं है उसको अकाउंट्स उसको लेके चिंता कर जाते कि भाई बिजनेस आगे है रहेगा कि नहीं रहेगा। जानते हो ना सर, एक तो वेरी फेमस प्रिंसिपल्स इन अकाउंटेंसी, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। अरे पता है ना आप लोगों को, अकाउंटेंसी बेसिक्स में सिखाया जाता है सर, फंडामेंटल्स में। यस सर, थैंक यू। इवन इवन प्रोविजंस बाय ए क्लास। স্যার এটা কি ডরমেন্ট কোম্পানি বলে না? কোনটাকে? যখন কোনো ফাইনান্সিয়াল ট্রানজাকশন করে না কিংবা বিজনেস। यस यस यस, दे आर कॉल्ड डॉर्मेंट कंपनी, एग्जैक्टली। इनएक्टिव रहते हैं बट इन फ्यूचर में कभी भी कर सकता है। यस, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट कंडीशंस में। Supply or acquisitions of goods including capital asset and service in connection with commencement or closure of business. Provisions by a club, association, society or any such body for a subscription of any other consideration or the facilities or benefits to its members as the case may be. Admission for a consideration of persons to any premises. ठीक है, कुछ भी मतलब बिजनेस रिलेटेड एनीथिंग इज बिजनेस, बिजनेस रिलेटेड एनीथिंग इज बिजनेस। तो प्लीज़ एक बार ये सब जो भी डेफिनेशंस है, गवर्नमेंट कौन है, लोकल अथॉरिटी कौन है, आप लोगों को पता है, ये इनकम टैक्स में भी पढ़ाया जाता है। सो प्लीज़ एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना। ये सभी चैप्टर के, जीएसटी के हर एक चैप्टर के अंदर ऐसा रहता है सर, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ सर जिस पॉइंट में डिटेल्स, ये पर्सन कौन है इसके बारे में बोला है सर। पर्सन, जो पर्सन इनकम टैक्स में पढ़े हो वही, ध्यान से देखो सर। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 में बोला हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। यहाँ पर ये जो भी सेक्शन बताऊंगा, सेक्शन बहुत वाइटल है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप मास्टर हो पाओगे एकदम, तभी मास्टर ही बनेगा आपको सब्जेक्ट्स पे। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई क्या है? सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के बारे में कहा गया है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इज द की स्टोन ऑफ द जीएसटी आर्किटेक्चर। The provisions relating to meaning and scope of supply are contained in Chapter 3 of the CGST Act. Chapter 3 of the CGST Act में इसके बारे में बोला गया है। Read with various schedules given under the said Act. Following sections and schedules shall be discussed in this chapter to understand the concept of supply. Okay, जैसे देखो सेक्शन क्या है 7, जिसमें क्या बोला गया है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। पॉइंट टू बी नोटेड सर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कौन से सेक्शंस में जीएसटी के बारे में क्या कहा गया है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7। सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ओके, ये सेक्शन 8 में बोला गया है, जो आपको मैंने लास्ट वीक बताया था कि व्हाट इज कंपोजिट एंड व्हाट इज मिक्स्ड। आज एक चीज़ होगा सर, आप लोग जो लोग लास्ट क्लास अटेंड किए थे उन लोगों के लिए क्या चल रहा है इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने A to Z हर चीज़ को गो थ्रू किया था, हर चीज़ के बारे में आप लोगों को स्टोरी के वाइज ईच एंड एवरी पॉइंट में डिस्कस किया था लास्ट वीक। तो इफ़ यू नो अबाउट ओवरऑल कॉन्सेप्ट, तो आप अभी मैं लॉ वाइज जो भी बात करूँ, सेक्शन वाइज जो भी बात करूँ, आप लोगों को कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। बस इतना कनेक्ट करना है, वो अच्छा कॉम्पोजिट एंड मिक्स के बारे में सेक्शन 8 में बोला है, बस ये दिमाग में आएगा। अभी एक साथ दोनों चीज़ भी आपको दिमाग में प्रेशर नहीं देना है, बिकॉज यू नो व्हाट इज कॉम्पोजिट व्हाट इज मिक्स्ड। बस आपको अभी क्या करना पड़ा, सेक्शन 8। अच्छा देखो, अभी एक पॉइंट बताऊंगा सर, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। ये जो सप्लाई अंडर जीएसटी है इसको 3 शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक शेड्यूल 1 में, एक शेड्यूल 2 में, एक शेड्यूल 3 में। शेड्यूल का मतलब क्या है? तालिका है, मतलब लिस्ट। लॉ ऐसे ही बनता है, किस चीज़ का सेक्शन होता है, किसी चीज़ का सबसेक्शन होता है, क्लॉज बनता है, शेड्यूल बनता है, लिस्ट बनता है, ठीक है, चैप्टर बनता है। इसी तरह से जैसे किताब लिखा जाता है, इसी तरह याद रखने के लिए कि भाई कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो लोग रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ उनको याद आ जाता है। आप अभी स्टूडेंटशिप में हो, अभी आपको जानना है, अभी अगर अच्छे से प्यार से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हो, जब प्रैक्टिस में आओगे, जब जॉब में जाओगे, कंपनी के लिए काम करोगे, क्या होगा? आगे रहोगे। कंपटीशन है सर, बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन में भीड़ से आगे निकलने के लिए कुछ तो अलग होना चाहिए ना। जल्दबाजी से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क और स्मार्ट नॉलेज से होता है। सही समय पे सही चीज़ निकल के आ जाए। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में क्या बोला है सर? सर एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था आप लोगों को, है ना? ये चीज़ मैं लास्ट क्लास आप लोगों को पढ़ाया था कि कोई एक्टिविटीज़ है सर जो कंसिडरेशन
के अगेंस्ट में जाके होता है, मतलब बदले में कुछ लिया नहीं जाता। और हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी में पढ़ते हैं कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो शेड्यूल 1 में बोला गया है सर, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत वाइटल पॉइंट बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको बहुत आगे हेल्प करेगा ये चैप्टर में, कि शेड्यूल 1 में क्या बोला है, शेड्यूल 2 में क्या बोला है, शेड्यूल 3 में क्या बोला है। तो अगर आप अभी से दिमाग में रखोगे तो आगे का चीज़ें समझ पाओगे, अगर आप अभी दिमाग से हटा दोगे तो बाद में समझ नहीं पाओगे। सो अभी से इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं स्किप करके निकल सकता था, आपको बोल सकता था कि सर यहाँ से देख लेना, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बाद में बहुत काम आएगा। तो एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 2 में बोला है सर, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विस। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब शेड्यूल 2 जो है वहाँ पर बेसिकली वो सब ट्रांजैक्शंस के बारे में कहा गया है जिसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर लिया जाता है। ओके, और शेड्यूल 3 जो है यहाँ पर क्या बोला है सर, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस व्हिच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब शेड्यूल 3 ना ही गुड्स मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बट शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 में डिफरेंस समझ में आ रहा है सर। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, नॉर्मली जब कंसिडरेशन में कोई चीज होता है तो उसको सप्लाई कहते हैं, जो शेड्यूल 2 भी बोलते हैं। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विस। बट शेड्यूल 1 क्या कहते हैं, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। पर शेड्यूल 3 बोलते हैं एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस व्हिच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। याद रखिएगा सर ये तीनों शेड्यूल, कि कौन से शेड्यूल में क्या लिस्ट दिया हुआ है। ये सब लिस्ट आपको बाद में तो समझ में आ ही जाएगा कि शेड्यूल 1, 2 और 3 का क्या खेल है, बट करेंटली बस इतना याद रख लिया, बस इतना काफ़ी है करेंटली। अच्छा चलो एनालिसिस पे चलते हैं। क्या कहते हैं सर, द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एज कंटेन्ड इन सेक्शन 7 इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन and does not define the term exhaustively. It defines the scope of supply in an inclusive manner. Clause A of subsection 1 illustrates the forms of supply, but the list is not exhaustive. This is substantiated by the use of words such as in the definition. ठीक है, such as बोल के जैसी डेफिनेशन दिया जाता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है वो पूरा आपको समझ में आ जाता है। दैट्स अ इंक्लूसिव। तो अभी सप्लाई क्या है आप लोग जानते हो, तो मैं आपको और अलग से जरूर बार बार नहीं बता रहा हूँ। तो आप देख लो एक बार, प्रोविजन ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट हैव आल्सो बीन मेड एप्लीकेबल टू आईजीएसटी एक्ट वाइट सेक्शन 20 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर हम लोग जब भी ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, मैक्सिमम हम लोग सीजीएसटी और आईजीएसटी पढ़ लेंगे। ऐसे जो भी डेफिनेशंस प्रोविजंस का जो मेन एरिया है वो आईजीएसटी सीजीएसटी में ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के वे में है। बट हाँ कुछ कुछ स्टेट्स का थोड़ा अपना भी कुछ प्रोविजंस वगैरह वो लोग स्पेशल ऐड करते हैं, बट मेन एरिया में कोई चेंजेस नहीं है। तो एसजीएसटी में स्टेट एक्ट टैक्स जो है सर, स्टेट एक्ट आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। आप लोग जब इन फ्यूचर में काम करोगे तब आपको स्टेट जीएसटी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो आराम से हो जाएगा सर, मैं आपको बता दूंगा। इफ यू नो आईजीएसटी, इफ यू नो सीजीएसटी, देन एसजीएसटी का जो भी है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के अंदर क्या क्या बोला है, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, सबका अपना अपना थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशन सब लोग अप्लाई कर सकता है, तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बट उसका अलग से स्टडी थोड़ा सा जरूर करना पड़ेगा। Supply should be good or service. Supply of anything other than goods or service like money, securities, etc. does not attract GST. मतलब मनी सप्लाई तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, क्या जीएसटी देके मनी सप्लाई करते हैं? हाँ, 500 टका सप्लाई करोगे तो फिर उसमें 10% जीएसटी या 5% जीएसटी, बट सप्लाई तो वो भी है। सिक्योरिटीज वगैरह जो शेयर सिक्योरिटीज डिवेंचर्स वगैरह हम लोग सप्लाई करते हैं, आज परचेस करते हैं, कल शेयर खरीदते हैं, परसों बेच देते हैं, तो क्या जीएसटी पे करते हैं? अरे उसमें अलग टैक्स लग जाता है सिक्योरिटीज में, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं उसको। हाँ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं, जीएसटी नहीं लगाते सर। क्या रे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आज मार्केट, अगर आप लोग जो लोग मार्केट के साथ हो, आई होप दे कैन अंडरस्टैंड। जैसे आज एक स्टॉक बहुत ज़बरदस्त मार्केट दिया, पूरा मूव कराया मार्केट को, टाटा मोटर्स। मैंने स्टेटस भी लगाया। एक्चुअली टाटा मोटर्स के बारे में स्टॉक मार्केट क्लास में 1 मंथ बैक एक पूरा डिटेल्स एनालिसिस किया था कि टाटा मोटर्स फिर से उछलेगा। अगर आप देखोगे लास्ट 6 मंथ्स के डेटा में, ये देखो बीच में नीचे आ गया था कुछ रीज़न था, फिर स्टॉक मार्केट आज देखो, आज एक ही दिन में ऑलमोस्ट 42-45 के आसपास का स्टॉक में मूवमेंट आया।
इसके पीछे कुछ रीज़न है। तो जो भी आज इंट्राडे में कमाया, ठीक है, इंट्राडे में जो भी आज इनकम किया, या फिर जो लोग लास्ट 1 मंथ में अगर देखो, क्योंकि 1 मंथ पहले ही मैंने स्टडी किया था, उसी टाइम पे बहुत लोग लिया था, तो ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ के आसपास। तो ये जो भी शेयर सेल बाई करके सेल करेगा, दिस इज ऑल्सो सप्लाई, दिस इज ऑल्सो सप्लाई ना, बाई करना सेल करना, ये भी तो सप्लाई है। लेकिन इसमें जीएसटी नहीं लगता सर, ये तो ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाता है, ठीक है, एसटीटी वगैरह आ जाता है इसमें, लेकिन इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसीलिए बोल रहे हैं सर, सिक्योरिटीज इसमें अंदर इंक्लूड नहीं है, डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। बाकी आप लोगों को पता है गुड्स क्या है, सर्विस क्या है। यहाँ पर एक इमेज से भी आपको कुछ समझ में आ जाएगा, यहाँ पर कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये भी आपको कुछ बता देगा, हर इमेज कुछ कहता है। ये इमेज क्या बोल रहा है सर, ये इमेज कुछ आपको ऐसा दिखा रहा है, देखो, गुड्स सप्लाई, सर्विस सप्लाई, एनीथिंग विच इज नाइदर गुड्स और सर्विस, एनीथिंग विच इज नाइदर गुड्स और सर्विस नॉट सप्लाई। जो गुड्स नहीं है, जो सर्विस नहीं है, उसका सप्लाई नहीं हो सकता, और अगर वो सप्लाई नहीं है तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। इसमें मनी, सिक्योरिटीज, ये सब क्या है, गुड्स और सर्विस के डेफिनेशंस के अंदर नहीं है, तो इसमें जीएसटी इसीलिए नहीं है। तो किस में जीएसटी होगा और किस में जीएसटी नहीं होगा, इसके बारे में आपको बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विस। इफ यू नो देयर डेफिनेशंस देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि किस में जीएसटी लगेगा और किस में जीएसटी नहीं लगेगा। क्या रे, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बड़ा ही सिंपल वे में मतलब समझने वाला चीज़ है। अच्छा, और एक बात ध्यान से रखिएगा सर, सप्लाई शुड बी गुड्स और सर्विस, सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विस, ये भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था। और एक चीज़, सेकेंड पॉइंट, सप्लाई का पैरामीटर्स, सप्लाई शुड बी, ये फिर से मैं याद दिलाता हूँ आपको, सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन, किसी कंसिडरेशन के बदले सप्लाई होना चाहिए, एंड सप्लाई शुड बी मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो एक कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी समझाया था। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, तीनों पॉइंट, एक गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, तीसरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तीन चीज रहेगा तो जाके पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई बनेगा, ठीक है। तो फॉर ए कंसिडरेशन, गुड्स एंड सर्विस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन दैट शुड बी कॉल्ड सप्लाई, सप्लाई शुड बी ओके। ओ सर बोलो ना, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ ना, बोलो सर। है सर। ओके, और एक स्पेशल एरिया देखो सर, सप्लाई, सप्लाई में क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, सप्लाई फॉर ए कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसके बारे में सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में बोला हुआ है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, जो आप सर्विस इंपोर्ट करोगे अगर बाहर से लाते हो, अभी के स्टडी से एग्जांपल करूंगा, बट अभी ध्यान से रखियो। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हो सकता है कि आप बाहर से कोई सर्विस मंगवा रहे हो, बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं करना है, क्या उसमें जी उसको उसको सप्लाई मानेंगे सर? लास्ट वीक भी ऐसा एक एग्जाम्पल लिया था कि आपका कोई है जिससे आप फॉरेन से कोई सर्विस ले रहे हो, चाहे वो रिलेटेड पार्टी हो या कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन अगर आप फॉरेन से सर्विस ले रहे हो लेकिन आपको फर्दर बिजनेस नहीं करना है, आपको फर्दर बिजनेस नहीं करना है, बट अगर आप फॉरेन से, सपोज आपका घर का कोई आर्किटेक्ट डिज़ाइन का आप कंसल्टेंसी कर रहे हो और वो कंसल्टेंसी आपको कोई दे रहा है फॉरेन से, बट आपको वो उसको फिर से रीसेल नहीं करना है, आप आपके घर के लिए कर रहे हो, बट उसमें जीएसटी अट्रैक्ट होता है, उसमें जीएसटी अट्रैक्ट होता है, जिसके बारे में सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में बोला गया है। तो ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है सर, दिस इज एन एक्सेप्शनल पॉइंट, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नॉर्मली फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए जीएसटी, मतलब सप्लाई होने के लिए, सप्लाई होगा तभी ना जीएसटी होगा, सप्लाई नहीं जीएसटी कैसे, बट सप्लाई होने के लिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मैंडेटरी था, बट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी आपको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट में लेके नहीं गया, फिर भी जीएसटी अट्रैक्ट करेगा सप्लाई देगा लगा के, हुआ ना सर एक्सेप्शनल? क्या सर बोलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, समझ में आया कि नहीं? कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो, यहाँ तक बात समझ में आया? স্যার ইম্পোর্টেশনের উপরে তো ইম্পোর্ট ডিউটিও চার্জ হয়। इंपोर्ट ड्यूटी अलग होता है,
इंपोर्ट ड्यूटी इज डिफरेंट। कहने का मतलब ऑब्वियसली इंपोर्ट ड्यूटी जो तुम्हें लगेगा वो भी टैक्स है, ठीक है। जीएसटी आजकल तो सर जीएसटी भी उसके अंदर, वो तो कस्टम्स का पार्ट आ जाता है, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी तो चार्ज करेगा, बट मेरा कहने का मतलब है सपोज तुम कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस उसमें नहीं है, लेकिन जीएसटी क्या कहता है आपको कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तभी ना आप उसको सप्लाई मानोगे और तभी ना आप उस पर जीएसटी चार्ज करोगे। आप मेरा बात समझ रहे हो सर? ओके वेट करो सर, मैं आपको अभी एग्जांपल्स कराऊंगा, डोंट वरी। अभी लास्ट वीक भी कराया था ऐसा एग्जांपल, भूल गए शायद आप लोग, लास्ट वीक भी कराया था। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में लास्ट वीक भी एक हुआ था ना रे? किसी को याद है क्या? सर घर में रिवीजन नहीं करोगे ना, जीएसटी बल्ले बल्ले करा देगा आपको रिवाइज जरूर कीजिएगा सर, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, मैं बोल दे रहा हूँ बार बार, इतना हल्के से मत लीजिएगा जीएसटी को। আচ্ছা সেটা মনে আছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম সাথে যেটা যে মানে ইম্পোর্ট ডিউটিটাও তো চার্জ হয়। इंपोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं चार्ज होगा? इंपोर्ट ड्यूटी जरूर चार्ज होगा, क्यों नहीं चार्ज होगा? यहाँ पर एक था ना सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का एक, ये यस मिल गया, ये देखो ABC INC is incorporated in the US by Yale Limited along with B Limited. ABC INC is incorporated in the US by Yale Limited along with B Limited in India. Services are imported by B Limited from ABC INC without any consideration. अच्छा ये consideration भी नहीं था, the import will be deemed to be supply। बात है कि विदाउट कंसिडरेशन है कोई बात नहीं, बट क्योंकि अगर आप इंपोर्ट है तो ये डीम टू सप्लाई है, इंपोर्ट है तो डीम टू सप्लाई, मतलब है सप्लाई नहीं है, इंपोर्ट कर रहे हो शायद फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है या फिर विदाउट कंसिडरेशन है, जो भी करना है करो, फर्क नहीं पड़ता, बट डीम टू सप्लाई माना जाएगा। तो जीएसटी विल बी पेड बाय बी लिमिटेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, आरसीएम लग जाता है इसमें, जो रिसिपेंट है उसको देना पड़ेगा। और जो भी सर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह है वो तो सब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो ड्यूटी है वो तो लगेगा ऑब्वियसली, और इंपोर्ट ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ कस्टम्स, है ना सर, वो तो कस्टम्स का पार्ट है। बुझाया चित तथा कथाटा? হ্যাঁ স্যার। ओके, तो सर इंक्लूड क्या है सप्लाई में आपको समझ में आया। अच्छा और एक चीज, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन जो अभी मैं बोला, अभी वाला जो एग्जांपल था, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन इज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, मतलब जो विदाउट कंसिडरेशन है पर फिर भी उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। प्लस क्या है, प्लस है शेड्यूल 1, प्लस है शेड्यूल 1, कहाँ चला गया, प्लस है शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में बोला है ना सर, शेड्यूल 1 जो है हमारा, शेड्यूल 1 जो है वो उसमें क्या बोला है, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई को भी सप्लाई माना जा सकता है, इसीलिए शेड्यूल 1। और एक्सक्लूड क्या है, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में जो बोला है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, और साथ में शेड्यूल 3 में पूरा लिस्ट है नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। आई विल डिस्कस सर अगेन, मैं बाद में फिर से बात करूंगा नेगेटिव लिस्ट। ऐसे लास्ट दिन के नोट्स में भी मैंने आपको यहाँ पर नेगेटिव लिस्ट पूरा देके रखा कि क्या क्या कौन से ये मतलब सप्लाई जो है इसको नेगेटिव लिस्ट के अंदर रखा गया है, ठीक है, जिसमें कुछ फेमस एग्जाम्पल्स में जैसे मानो कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, gift up to rupees 50,000 in value of a financial year by an employer to an employee, service of the funeral, burial, crematorium or mortuary including transportation of the deceased, service by any court or tribunal, duties performed by the MP, MLA, MLC, members of local bodies, ठीक है, ये भी सप्लाई है, बट ये सब सप्लाई को नेगेटिव लिस्ट के अंदर रखा जाता है, जो कभी भी जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। नाइदर सर्विस, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन, जैसे क्या हो रहा है आज, क्या लिखता है, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन ऑफ ए मेंबर और डायरेक्टर इन द बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, duties performed by any person who holds any post in pursuance of in the provisions of the constitution in that capacity, sale of land, sale of building, ठीक है। बिल्डिंग के केस में क्या है, however if construction of a complex or building intended to sell to a buyer and part of the consideration is received before completion, then it will be treated as supply of service। याद रखिएगा, कोई बिल्डिंग सेल के टाइम पे नॉर्मली जीएसटी नहीं लगता,
बट मानो कि पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, बट इन द बीच में क्या हो रहा है, इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स मतलब जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर एंड पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड। सपोज बिल्डिंग का वैल्यू है 25 लाख का, अभी 5 लाख आप दे रहे हो, पार्ट ऑफ द वैल्यू कंसिडरेशन में आप दे रहे हो, तो इन दैट केस वो उसको सप्लाई माना जाएगा और उसमें जीएसटी लग जाएगा। बुकिंग चार्जेस वगैरह जो होता है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, बट नॉर्मली सेल ऑफ बिल्डिंग जीएसटी परव्यू में नहीं है। ये चीज़ मैंने बेसिक्स ऑफ जीएसटी का जो क्लासेस चल रहा था उसमें भी आप लोगों को बता रहा था। सेल ऑफ बिल्डिंग इज नॉट अंडर जीएसटी, बट मतलब उसको सप्लाई नहीं माना जाता। बट अगर जैसे मानो कोई बिल्डिंग का आधा, मतलब आधा पोर्शन, ठीक है, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, सपोज 25 लाख का बिल्डिंग है, उसमें कुछ परसेंटेज अमाउंट आप कंसिडरेशन पे पेमेंट कर रहे हो, तो वो उसको सप्लाई मान जाएगा, तो वो हो जाएगा, वो सर्विस सप्लाई हो रहा है ऐसे बोल के बिफोर कंप्लीशन। अगर कंप्लीशन से पहले कोई भी कंसिडरेशन पेमेंट होता है तो उसको सप्लाई ट्रीट किया जाता है एंड उस पर जीएसटी लग जाता है सर। एक्शनेबल क्लेम, जैसे एक्शनेबल क्लेम पे अच्छा एग्जांपल याद आ गया सर, अभी देखो, अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ठीक है, मतलब लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग छोड़ के इसका तो पूरा फ्लैट रेट ऑफ टैक्स चार्ज होता है। विशाल स्क्रीन देखते पाচ্ছে ना क्या? सबको ऐसा सिचुएशन है क्या? विशाल का আমার সাউন্ড আসছে না। विशाल আমি আরেকবার রিশেয়ার করছি, ओके, मैं फिर से एक बार रीशेयर कर रहा हूँ। विशाल देख एक बार फिर से, अभी ठीक है या फिर तेरा कुछ नेटवर्क इश्यूज होगा? विशाल बोल नाउ। ये बाकी सबको दिखाई दे रहा है रे? बताओगे सर थोड़ा सा? हाँ सर। है सर। दीक्षा, नंदिनी, नंदिनी तो हाँ बोली, प्रिया, ऋषभ, आपको आपको दिखाई दे रहा है? हेलो ऋषभ, देखते पाচ্ছি स्क्रीन? दीक्षा स्क्रीन एंड मेरा साउंड ओके? ওকে বিশাল বল এবারে পাচ্ছিস? বিশালের সাউন্ডে প্রবলেম আছে, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস কিনা আমাকে কনফার্ম কর একবার। আমি स्क्रीन शेयर, আমি হোয়াটসঅ্যাপে লিখেছি তোকে, व्हाट्सएप में लिखा मैंने तेरे को। किच्छु देखते पाচ্ছিস ना? देन नेटवर्क इश्यूज होगा विशाल, ऐसा नेटवर्क का प्रॉब्लम होने से ऐसा होने का चांसेस होता है, नेटवर्क इशू में भी। तो एक काम कर, अगर ट्राई कर, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज बाद में रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा मुझे लगता है, बिकॉज ऐसे प्रॉब्लम का और कोई चारा नहीं है। एक मिनट रुक जा सर, देखते हैं विशाल का क्या। ओके ओके विशाल ओके। अच्छा देखो सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था आपको, सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है। अच्छा, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ सप्लाई, दैट इज मतलब किसको सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस माना जाएगा? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A प्लस शेड्यूल 2 में जो बोला हुआ है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है ना, ये बहुत वाइटल लिस्ट है सर, ये बहुत वाइटल लिस्ट, ये जो आप लोगों में अभी लिस्ट पढ़ा या जो फ्लो चार्ट जो मैं आपको दिखाया, ये फ्लो चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, दिस फ्लो चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाला फ्लो चार्ट है। आप लोग ये सब फ्लो चार्ट को अगर अच्छे से समझ जाते हो ना, कौन रोके सर, दिमाग
एकदम दिमाग में भर जाएगा। अच्छा, ये जो भी आपको मैं इतना देर से बोल रहा था वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, पता नहीं यार विशाल का क्या है। किरे वैसे, यस सर, यस। अच्छा ठीक है सर। चल मैं अपना ये ऑफ कर दिया कैमरा, आई थिंक इसीलिए हो रहा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। बिल ट्रांसफर ये सब मैंने बता के रखा। ऐसे यहाँ पर देख कुछ एग्जांपल्स है, एक बार देख। सर शॉपकीपर सेल्स a pen for ₹100 to the buyer. After the sale, the pen belongs to the buyer and the shopkeeper does not have any right to the pen. This is a transaction of sale. अब लोगों में लास्ट दिन ट्रांजैक्शंस क्या है उसके बारे में डिटेल्स में बोला था कि व्हाट इज ट्रांजैक्शंस। तो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि a shopkeeper sells a pen for ₹100 to the buyer and after the sale of the pen belongs to the buyer and shopkeeper does not have any right to the pen. This is a transaction of sale. एक कंपनी ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू द डिपोट फॉर सेल पर्पसेस। एक कंपनी है जो अपना गुड्स क्या करते हैं, फैक्ट्री से ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू द डिपो फॉर सेल पर्पस। दिस इज a transfer of goods where the sale has not yet taken place. This is also transfer of goods where sale has not yet taken place. वो अपने फैक्ट्री से डिपो में सेल पर्पस में भेज रहा है, पर दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर, इसको भी ट्रांसफर माना जाता है सर, ठीक है। तो ये ट्रांसफर है। अब एक्सचेंज क्या है, बार्टर और एक्सचेंज भी देख लेते हैं। ये सब मैंने लास्ट दिन समझाया था, आज मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। When a new car worth rupees 5 lakh, new car worth rupees 5 lakh is purchased in exchange of an old car along with the monetary consideration of rupees 4 lakh paid for the said purchase. मतलब कहने का मतलब सिंपल है ना सर, आपको एक न्यू कार खरीदना है जिसका दाम है 5 लाख इन एक्सचेंज एन ओल्ड कार अलॉन्ग विद द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ 4 लाख। मतलब बेसिकली आपने पुराना कार दे के नया कार लिया, न्यू कार का प्राइस है 5 लाख, आपने दिया 4 लाख, तो बाकी अमाउंट क्या हो गया, 1 लाख वैल्यू का, 1 लाख वैल्यू का क्या हो गया सर, एक्सचेंज में हो गया ना। ऐसे मोबाइल के साथ आप लोग करते हो, इन रेगुलर बेसिस आप लोग मोबाइल के साथ ऐसे करते हो, है ना सर, करते हो कि नहीं करते, मोबाइल लैपटॉप एक्सचेंज होता है ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। ओह, आप लोग हाँ ना कुछ नहीं बोलते। ए डॉक्टर गॉट हिज हेयर कट, ये इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से देखो। एक डॉक्टर है, वो अपना हेयर कट लेने गया है, किसके पास जाएगा, बार्बर के पास गया, ठीक है। ए डॉक्टर गॉट हिज हेयर कट फ्रॉम ए बार्बर एंड प्रोवाइड्स हिम मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न। बदले में मतलब डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम मेरा बाल काट दो, तुम्हारा अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका कंसल्टेंसी मैं कर दूंगा। जिसको क्या बोलोगे, एक्सचेंज ना। In this transaction, the doctor provided the medical consultancy service to the barber, for which consideration was in the form of hair cutting service provided by the barber. Similarly, the barber provided hair cutting service to the doctor, for which consideration was in the form of medical consultancy service provided by the doctor. डॉक्टर के लिए क्या है कंसल्टेंसी कंसिडरेशन, डॉक्टर के लिए कंसिडरेशन है हेयर कटिंग, और बार्बर के लिए कंसिडरेशन क्या है, मेडिकल सर्विस, ठीक है, मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस। तो प्योर बार्टर कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप लोग अगर कोई बोलेगा नहीं इसमें जीएसटी किस बात का, अरे भाई वैल्यूएशन करके जीएसटी लगा देंगे। बार्टर में प्रॉब्लम हुई है कि वैल्यू करना मुश्किल हो सकता है, बट फिर भी सप्लाई तो है सर, और अगर सप्लाई है तो जीएसटी चार्ज हो सकता है। बहुत लोग कर सकता है ना, लोगों के साथ ऐसे जोड़ देगा कि नहीं हमने तो बार्टर किया है, हमने तो कोई सेल वगैरह नहीं किया, सप्लाई कैसे हो सकता है। इसलिए लॉ भी अपने आप को पहले से ही ना रेडी रखता है। लॉ को पता है पब्लिक का दिमाग है, वो किसी भी तरह का कोशिश करेगा जीएसटी में अट्रैक्ट ना आने का, जीएसटी अट्रैक्शन उस पर ना करे, इसके लिए पब्लिक कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है। तो आपका सोच आपके पॉकेट में रखो, लॉ अपने हिसाब से पहले से ही सब सोच को सोच लेता है। अच्छा, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, लाइसेंस, इसका भी कुछ देख लेते हैं सर। चलो, ये तो आप लोगों को पता ही है, लीज रेंटल ये सब भी सप्लाई के अंदर आ सकता है, ये मैंने लास्ट दिन आप लोगों को समझा भी था। सर कंसिडरेशन क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट दिन बोला था, फिर से एक बार बोल देते हैं सर। व्हाट इज कंसिडरेशन, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, सप्लाई के बदले कुछ मनी या कुछ और पे करो, ठीक है।
monetary value of any act or forbearance for the supply by recipient or any other person. Deposit to be considered as payment. ठीक है, deposit to be payment considered to be as payment only when the supplier applies such deposit as consideration for the said supply. and excluding इसमें क्या क्या consideration में नहीं आता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करता है। अरे भाई आपको होम लोन लेना है या फिर किसी कोई बिजनेस के लिए आपको बिजनेस में सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अगर आपको कुछ सब्सिडी दे रहा है ना, उसको कंसिडरेशन नहीं कहा जाएगा। आपको समझ में आया सर? कंसिडरेशन में सब कुछ आ जाएगा, जो भी आपको बदले में आपको मिलता है या बदले में आप किसी को कुछ देते हो। बट गवर्नमेंट सेंट्रल हो या स्टेट अगर आपको कुछ सब्सिडी पे दे रहा है तो वो आपका कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। सो नो कंसिडरेशन, नो जीएसटी। बात समझ में आया सर? अरे सब्सिडी वाला केस क्लियर है कि नहीं बताओ? एनी डाउट? अरे यस सर। नो सर। सर क्या प्रॉब्लम बता, तभी तो पूछता हूँ बार बार, बोल क्या प्रॉब्लम है? कंसिडरेशन का मतलब समझ में आता है ना, लॉ में भी पढ़े हम लोग, समथिंग इन रिटर्न, है ना? तो पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर दी सप्लाई। आप किसी को कुछ सप्लाई करते हो, बदले में आप क्या करते हो? पेमेंट करते हो, है ना? आप किसी से कुछ परचेज करते हो तो बदले में आप कुछ पेमेंट करते हो। या फिर आप ऐसे बोलो कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ द सप्लाई, मतलब आप कुछ मॉनेटरी वैल्यू में कुछ सप्लाई करने के कारण, कुछ चीज़ें छोड़ने के कारण आपको मिलता है। आपका चीज़ आप छोड़ देते हो तो बदले में आपको जो मिले, ठीक है? कौन लेता है? बाय रिसिपिएंट ऑफ एनी अदर पर्सन, बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, कोई भी ले, या तो रिसिपिएंट या फिर कोई उसके बिहाफ में भी कोई ले सकता है। डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट, जो डिपॉजिट आप करोगे उसको क्या बोलेंगे? पेमेंट मानेंगे, ठीक है? कंसिडरेशन हमेशा पेमेंट तो होगा। अब दुकान से चीज़ें खरीदोगे तो बदले में पेमेंट तो होगा। तो व्हेन द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई, तो सप्लायर उसको क्या मानेगा कि भाई इस पर्टिकुलर सेल के लिए मेरे को ये पेमेंट मिला है, तो सिंपल दिस इज माय कंसिडरेशन। बट सर आपको गवर्नमेंट अगर कुछ सब्सिडी अमाउंट कुछ देता है, जैसे ऐसे होता है कि आप, ऐसे होता है जैसे मानो कि कुछ प्रोडक्ट है, जैसे मानो कि ऐसे गांव साइड में चलता है, मुझे याद आ रहा है कि गवर्नमेंट आपको बोलता है कि आप गांव के स्कूल में बच्चे लोगों को कॉपी किताब सेल करो, स्कूल में बच्चे लोगों को कॉपी किताब सब सेल करो, ठीक है? कॉपी बुक्स जो भी है सब सेल करो। तो गवर्नमेंट आईटीसी के साथ बात करता है और आईटीसी से सारा का सारा कॉपी किताब गवर्नमेंट लेता है और आपको बोलता है कि जो आईटीसी का किताब, आईटीसी का कॉपी मार्केट प्राइस है मानो 50 रुपीज़, आप उनको दे रहे हो गांव के बच्चे लोगों को 25 टका। तो जो जिसका मार्केट प्राइस 50 है, आप कैसे 25 में दे सकते हो? बिकॉज बाकी अमाउंट गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी कर दिया है। आप बात समझ रहे हो सर? इसलिए क्या बोलते हैं सर, एक्सक्लूडिंग, कंसिडरेशन में किसको नहीं लिया जाएगा? बाय रिसिपेंट ऑफ एनी अदर पर्सन, जो भी आप रिसीव करते हो। वेरी गुड। रेसिपेंट में अगर आपको सब्सिडी रिसीव होता है तो वो सब्सिडी को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। बात समझ में आया? 50 टका कॉपी का प्राइस था, गवर्नमेंट बोला कि भाई 25 मेरे तरफ से, बाकी आप 25 में बेच दो। ऐसा हो सकता है? अरे विशाल, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। तो यही है, अगर आपको सब्सिडी में कुछ भी मिलता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सब्सिडी, हाँ गवर्नमेंट सब्सिडी अगर कुछ भी मिलता है उसको सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसे देख, लेट अस एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन द फॉलोइंग टू सिनेरियो। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्विड प्रो क्वो, आर्टवर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशंस। चलो आगे देखते हैं क्या है कंसिडरेशन कैसे काम करते हैं। देखो कंसिडरेशन कैसे काम करते हैं। ऐसे क्विड प्रो क्वो का मतलब क्या है, कौन बताएगा? लॉ में पढ़ा जाता है, बोलो सर। समथिंग इन रिटर्न। वेरी गुड सर, ठीक है, ये पढ़ा जाता है कंसिडरेशन चैप्टर में। फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग, बेसिकली सिंपल बात है, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग फॉर समथिंग, ओके, समथिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के बदले कुछ। एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कंसिडरेशन इज क्विड प्रो क्वो। जैसे लैटिन वर्ड आप लोग जानते हो, वाई लैटिन वर्ड यूज होता है,
ये बहुत बार मैं क्लास में बोलता रहता हूँ कि क्यों लैटिन वर्ड यूज इतना होता है। An important different features ये है, something for something. Donation received by the charitable organizations are treated as consideration only if there exists quid pro quo. That is, there is an obligation on part of the recipient of the donation or gift to do anything, supply a service. अब आगे देखो कुछ चीजें आप लोगों को अभी समझ में आ जाए। Generally, institutions such as religious institutions, charitable organizations, schools, hospitals, orphanages, old age homes, etc. receive financial help or any other support in the form of donation or gift from the individual donors. In order to express the gratitude towards such help or support, the recipient institution place a name plate or similar such acknowledgement in their premises. ठीक है, उनके बदले में कुछ नाम वगैरह लिखते हैं ना कि भाई ये इन्होंने डोनेट किया, ये इन्होंने डोनेट किया, ऐसा होता है ना। ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, बदले में उनका नेम प्लेट लग जाता है कि डोनेटेड बाय हाँ सर मिस्टर एक्स, मिस्टर मिसेस वाई, हाँ मिस वाई, कुछ भी ऐसे होता है ना। बदले में देखो डोनेशन के बदले क्या मिल सकता है, डोनेशन तो डोनेशन है, स्पेशली चैरिटेबल में। ठीक है, तो जैसे मेरे स्कूल में किसी एक टीचर का बेटा गुजर गया था बहुत कम उम्र में, तो उन्होंने अपने बेटे के नाम स्कूल के बिल्डिंग के नाम पे रखा है, मतलब बिल्डिंग का नाम उनके नाम पे रखा है। तो उन्होंने डोनेट करके बनाया और बदले में स्कूल उनको उनका बेटा का नाम यूज़ किया। ठीक है, तो स्कूल भी उसको याद रखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि when the name of donor is displayed in recipient institutions premises in such a manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognitions of donors act or philanthropy and is not aimed at giving publicity to the donor in such a manner that it would be an advertising or promotion of his business. ये किसी बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन नहीं होना चाहिए, इट्स जस्ट अ ग्रेटिट्यूड शो करना होना चाहिए। then it can be said that there is no supply of service for a consideration in the form of donation. Something for something is okay, ठीक है, बट ये नेम प्लेट अगर आप जो लगा रहे हो, ये लगाने का तरीका क्या है ये देखना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रहा है सर? When the name of the donor is displayed in recipient institution premises, it's in such a manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy, कि उन्होंने जो सोच के किया उसके बदले में, and is not aimed at giving publicity to the donor in such a manner that it would be advertising or promotion of his business, कि भाई मेरा बिजनेस का प्रमोशन कर रहा हूं मैं। अगर आप बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हो then this is actually supply, तब उसमें जीएसटी आ सकता है। In other words, there is no obligations or something in something on part of recipient of the donation or gift to do anything, therefore there is no GST liability on such consideration. ओके, तो डोनेशंस में इसलिए जीएसटी नहीं लगता है। समथिंग इन समथिंग वाला बात में आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का नेचर में है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, भूषण डोनेटेड ए ब्लैक बोर्ड टू योगानिष्ठ संस्थान, a charitable yoga institution. Yoganist संस्थान printed underneath the blackboard, so donated goods wishes from Mr. Bhushan, where there would be no taxable supply. समझ में आ रहा है सर? ये जो भी आपको बताया जा रहा है ये नो टैक्सेबल सर्विस, इसको टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा, मतलब इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। तो योगानिष्ठ संस्थान को जो ब्लैक बोर्ड दिया गया है भूषण के तरफ से, उस ब्लैक बोर्ड के नीचे भूषण का नाम प्रिंटेड है, तो ये ग्रेटिट्यूड दिखाया गया। ऐसा नहीं कि भूषण को प्रमोट किया जा रहा है या फिर भूषण का कोई बिजनेस है उसको प्रमोट किया जा रहा है। गुड विशेस फ्रॉम भूषण, ठीक है, तो ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखा जाएगा कि ये आपका बिजनेस प्रमोशन है, ये नेचर समझ में आ जाता है। आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर कैसे समझ में आएगा कि बिजनेस प्रमोशन है कि डोनेशन है, ठीक है, तो ये सर देखा जाता है जब कोई कंपनी ऐसे करते हैं ना, तो उसको देख के रेगुलर यूज में समझ में आ जाएगा कि आप इसलिए क्यों ऐसा किए हो, क्या इसमें बिजनेस प्रमोशन है या फिर क्या इसमें कोई फिलांथ्रॉफी है आपका। मतलब फिलांथ्रॉफी मतलब समझते हो ना, समाज सुधार के लिए, समाज के बेनिफिट के लिए कुछ करना, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज भी करते हैं, ठीक है, किसी किसी जगह में वो नाम देखते हैं, किसी जगह में नाम नहीं होता, ठीक है, तो अगर कोई प्यार से लिख देते इन्होंने दिया तो वो अलग बात, अगर किसी का उपकार होता है तो वो ग्रेटिट्यूड के थ्रू से कर सकता है। Srimati Durga Devi donated some money to a temple in the memory of her late father. The temple trust constructed a room in the temple complex from such donation and wrote donated by Srimati Durga Devi in memory of her father on the door floor of the room. This is also a no taxable supply. समझ में आ रहा है सब? एक बात याद रखिएगा, in the above examples it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity of the donor which otherwise would have got advertised.
तो उसको क्या हो जाएगा, वो एडवर्टाइज उड़ जाता। अगर ये एडवर्टाइज हो जाता तो फिर वो सप्लाई में आ जाता सर, और सप्लाई आ जाता तो उसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता। तो फिर जीएसटी इज नॉट लेवेबल वेयर ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशन सेटिस्फाइड। गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अगर आप गिफ्ट या डोनेशन करते हो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। पेमेंट का कैरेक्टर में गिफ्ट और डोनेशन होना चाहिए। पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक। पर्पस क्या होना चाहिए, फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए। फिलैंथ्रोपिक मतलब आप समझते हो ना, ठीक है, दैट इज इट लीड्स टू नो कॉमर्शियल गेन। फिलैंथ्रोपिक मतलब बेसिकली इन सिंपल कोई कॉमर्शियल गेन नहीं है, एंड नॉट एडवर्टाइजमेंट, एंड नॉट एडवर्टाइजमेंट। ये सर्कुलर आया था सर 11 अक्टूबर 2019 में जीएसटी का। ओ सर बोलो सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? धीरे धीरे देखो सप्लाई के कितने गहरी 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 चीज़ों में जा रहे हैं कि कौन से सप्लाई को जीएसटी लगेगा, किस सप्लाई को जीएसटी नहीं लगेगा। मज़ा आ रहा है अभी धीरे धीरे? हाँ सर, अरे सर आप लोग मज़ा लो ना लो, मैं तो मज़ा लेने का ही सोचता रहता हूँ हमेशा, लेकिन मुझे भी पता है आप लोग भी बड़ा एंजॉय कर रहे हो। आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट। सर आप लोग जानते हो ना आर्टिस्ट आर्ट वर्क भेजते हैं। अरे जो आर्टिस्ट होते हैं ना बहुत मेहनत करके इनोवेट करके अपना आर्ट को दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन, ये सप्लाई नहीं है, एज नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। सेल होगा तो सप्लाई होगा। अगर कोई परचेज करता है उनका आर्ट, आफ्टर दैट वो सप्लाई माना जाएगा। बट ये जो आर्ट गैलरी में पहुंचा है इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बात कुछ समझ में आ रहा है साहब? अरे ये इमेज बहुत कुछ बताता है आपको। सर ऑक्शन क्या किया होगा? ऑक्शन इज डिफरेंट, ऑक्शन इज डिफरेंट। ऑक्शन में जो प्रोडक्ट सेल होता है उसमें सप्लाई लग जाता है। ऑक्शन में अगर आप कोई प्रोडक्ट सेंड कर रहे हो, ठीक है, ऑक्शन में अगर आप उठाने जा रहे हो तो अगर वो सेल होता है, ये भी ऑक्शन तरह का भी ये भी होता है, ये एग्जीबिशन है, ठीक है। ऑक्शन में भी अगर आप मानो कि आपको आपका कोई प्रोडक्ट है ऑक्शन में अगर सेल हो गया तो जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी तभी लगेगा जब सेल होगा, लेकिन ओनली सिर्फ ऑक्शन में रखा गया है बताएगा, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक सप्लाई नहीं। सेम बात, सेम मैटर। अगर ऑक्शन में आपका प्रोडक्ट आप भेज रहे हो, एक ही बात है, जैसे यहाँ पर हो रहा है वैसे ही वहाँ पर भी होगा। कंसिडरेशन जब तक नहीं होता तब तक आप उसको सप्लाई में कैसे ट्रीट करोगे? मुझे अच्छे तो बता था। यस। Artists give their work of art to galleries where it is exhibited for supply. However, no consideration flows from the gallery to the artist when the artworks are sent to the gallery for exhibition, and therefore the same is not a supply. It is only when a buyer selects a particular artwork displayed at the gallery that the actual supply takes place and applicable GST would be payable at the time of such supply. 21/12/2017 में ये सर्कुलर आया था सर, 21 दिसंबर 2017 को। जीएसटी लॉ एक दिन में नहीं बना सर, समय के साथ साथ बना है। ओके, जब गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट को खुद भी नहीं पता होता है कि कितना तरह का ट्रांजैक्शन हो सकता है। जैसे समय आगे बढ़ता रहता है, न्यू न्यू बिजनेस आइडिया आता है, उस बिजनेस के ऊपर बेस करके गवर्नमेंट को फिर समझ आता है अच्छा इस मैटर पे जीएसटी लगाओ, उस मैटर से जीएसटी को छोड़ो, इसको सप्लाई मानो, उसको सप्लाई मत मानो। सप्लाई इज द बेस ऑफ जीएसटी। इफ यू अंडरस्टैंड सप्लाई, आपको जीएसटी में कौन रोके? Any transactions involving supply of goods and service without consideration is not a supply unless it is deemed to be a supply under Schedule 1, है ना? Schedule 1 में क्या बोला है? कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई है। मैं बोला था ना आपको स्टार्टिंग में, सोच में पड़ गए ना आप? कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई है, ये लिस्ट लास्ट वीक भी पढ़े हैं। और स्टार्टिंग ऑफ द डे में, मतलब आज का क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको समझा रहा था कि कंसिडरेशन मतलब शेड्यूल जो है, शेड्यूल 1 जो है, वहाँ पर बोला गया है साफ साफ कि अगर मतलब कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई मानेंगे। इसका पूरा लिस्ट तो मैंने लास्ट वीक भी पढ़ाया था, यहाँ पर भी आपको फिर से एक बार बता दूंगा, बट आपको याद रखना पड़ेगा सर। एनी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट ए सप्लाई अनलेस इट इज डीम्ड टू बी ए सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। दैट इज द रीजन मैं आपको बार बार बोल रहा था शेड्यूल को जो है आप समझा करो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, है ना? याद रखने का एक सिंपल तरीका, शेड्यूल 2 जो है वो सिंपल सप्लाई माना जाएगा, शेड्यूल 3 जो है उसको सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स नहीं माना जाएगा, शेड्यूल 1 जो है वो डीम टू सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 मीन्स डीम टू सप्लाई। ओके।
फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट इज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब वही, आप बिजनेस कर रहे हो, ये जरूरी है, सिंपल बात है, आपको फिर से उसको उस मैटर को लेके बिजनेस करना है। और बिजनेस करना मतलब बिजनेस के बारे में आप देख लो, कितना सुंदर आपको फ्लोचार्ट देके बता के रखा है कि व्हाट इज बिजनेस। एनी ट्रेड, एनी कॉमर्स। सर ट्रेड एंड कॉमर्स में फर्क बता सकते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर? जल्दी बोलो, एनीवन। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर, क्या फर्क है इन तीनों में? बोलना सर, बोलना, कोई तो बोल। ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर में क्या फर्क है आप लोग? স্যার हाँ बोलो। ট্রেডিং মানে তো লেনদেন করা, কমার্স মানে তো স্যার মেনলি সার্ভিসটাকেই প্রেফার করা হয়। एंड मैन्युफैक्चर मीन्स मैन्युफैक्चर करना, है ना? উৎপাদন করা। एग्जैक्टली चलो आपको लेके चलते हैं एक बार बिजनेस को समझाने के लिए। ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस, सॉरी ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर। आपको फ्लिपकार्ट में कुछ सेल करना है, आपको फ्लिपकार्ट में कुछ सेल करना है, क्या सेल करोगे? टीवी, चलो टीवी सेल करते हैं। अगर आप टीवी सेल करोगे तो टीवी पहले मैन्युफैक्चर करो, फिर मैन्युफैक्चर करके आप उसको होलसेलर को दो। तो यहाँ पर मी ने अपना टीवी पहले मैन्युफैक्चर किया और फिर इसको फ्लिपकार्ट को दिया बेचने के लिए। तो यहाँ पर जो मी है 15,000 में, इससे भी कम दाम होगा ऑब्वियसली, फ्लिपकार्ट को दिया था। फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, इसको हम लोगों को सेल कर रहा है। तो मी ने मैन्युफैक्चर किया, मी ने बिजनेस किया, है ना? मी का टीवी है, मी ने मैन्युफैक्चर करके बिजनेस कर दिया। फ्लिपकार्ट किसी सेलर से इसको लिया है तो परचेस बाई किया, फ्लिपकार्ट किसी और से लिया, यहाँ पर आपको सेलर का लिस्ट भी दिखेगा। ये देखो फ्लिपकार्ट को डायरेक्टली नहीं मिला, कहाँ चला गया सेलर्स का लिस्ट? यस, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऐसा? सेलर का लिस्ट दिख रहा है कि कौन है सेलर इस टीवी का? फ्लिपकार्ट तो जरिया है। हाई टेल रिटेल सेल्स दिख रहा है क्या? यस सर। है ना? तो फ्लिपकार्ट इनसे बाई करके आपको सेल कर रहा है, ठीक है? तो फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है। बाई सेल करना मतलब बेसिकली ट्रेडिंग करना, बाई सेल करना मतलब ट्रेडिंग करना। अब फ्लिपकार्ट आपको सेल तो करेगा, आप भी बाई करोगे फ्लिपकार्ट से, लेकिन आपको कुछ कंडीशन चाहिए बिजनेस मतलब प्रोडक्ट के पीछे, आप ऐसे ही नहीं बाई करते हो। जेन्युइनली बताना सर, जो भी मन में चलता है इंसान का, नॉट जस्ट यू, द होल कंज्यूमर सोसाइटी, नॉट जस्ट यू एंड मी, इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमर सोसाइटी। टीवी परचेस करने के टाइम पे आप ऑफर ढूंढते हो कि नहीं? हाँ सर, do you demand offer while purchasing TV? Yet not just TV, anything. क्या ऑफर ढूंढते हो? yes or no? डिस्काउंट वगैरह कुछ है कि नहीं है? देखो सर, लंबा लिस्ट ऑफर का लंबा लिस्ट आपके सामने है, जो मर्जी उठा लो, जो आपको सूट करता है आप उसी ऑफर में जा सकते हो। सर ये क्या बताना चाहते हो? सर और तो छोड़ो, EMI में दे रहा है कि नहीं दे रहा है? EMI में दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये देखो कितना सारा EMI का ऑप्शन। अच्छा, साथ में और एक चीज ढूंढते हो, वारंटी है कि नहीं है? करे, वारंटी है कि नहीं है? बिना वारंटी का टीवी खरीदोगे क्या? क्या रे, बोलो, बिना वारंटी का टीवी परचेस करोगे? नो सर। नो। तो वारंटी चाहिए, ऑफर चाहिए, EMI ऑप्शन चाहिए, हाँ क्या है ये सब? कॉमर्स है सर, कॉमर्स, प्री सेल, पोस्ट सेल सर्विस, इसके बिना बिजनेस अधूरा है। that is why this is called, this is a service area, this is a service area, इसीलिए बोलते हैं कि सर्विस को डिनोट करते हैं कॉमर्स। प्रोडक्ट खुद तो अपने जगह में है, इट्स ओके, मैन्युफैक्चर हो जाएगा, ट्रेडिंग भी हो जाएगा, पर जब तक उसमें कॉमर्स वाला बात नहीं आता है ना, तब तक बात में ना वो वाला बात नहीं आता, ठीक है? मतलब वो बोलते हैं ना 4 चांद लगाना, मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग के बाद 4 चांद लगाने के लिए आते हैं कॉमर्स। तो इसीलिए बिजनेस में ये 3 वर्ड,
तीनों ही इंपॉर्टेंट है सर, इसीलिए मैन्युफैक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड करना भी इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स करना भी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशन तो आप लोग जानते ही हो, इवन इफ देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट। इवन स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बारे में पूरा बोल के आया था कि व्हाट इज बिजनेस। यहाँ पर फ्लो चार्ट वाइज दिया हुआ है, मस्ट गो थ्रू सर, एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं चलो। ए ऋषभ, ऋषभ का आवाज नहीं आ रहा है मुझे, बट अगर ऋषभ सुन रहा है तो देख ऋषभ तेरे नाम पे एग्जांपल बना है। अच्छा सर, ऋषभ बाइज ए कार फॉर हिज पर्सनल यूज। ऋषभ buys a car for his personal use and after a year sells it to a car dealer। कुछ साल यूज करने के बाद कार डीलर को सेल कर दे रहा है। ऋषभ तू गाड़ी खरीदा, गाड़ी खरीद के कार डीलर को सेल कर दिया कुछ साल के बाद। सेल ऑफ कार बाय ऋषभ ऑफ कार डीलर इज नॉट ए सप्लाई, है ना सर? ऋषभ ने जो कार डीलर को सेल किया ये सप्लाई नहीं है, एम आई राइट सर? सीजीएसटी एक्ट में इसको सप्लाई नहीं बोल सकते, बिकॉज क्यों नहीं बोल सकते इसको सप्लाई? फादरेंस ऑफ बिजनेस होय कि सर? यस सर, दिस इज नॉट सप्लाई बिकॉज इसमें फादरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हुआ है, याद रखिएगा बात को। बिकॉज यहाँ पर ऋषभ जो है वो बिजनेस नहीं कर रहा है, पर्सनल पर्पस का बात है। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका किसका नाम है जानते हो सर? किनका नाम है मणिकर्णिका? फेमस पर्सन है सर, एक बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? मणिकर्णिका, तो वेरी वेरी फेमस थे। बोलो। अरे सर झांसी रानी लक्ष्मीबाई का नाम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका sold her old gold bangles and earnings to Abhushan Jewelers। Manikarnika sold her old gold bangles and earnings to Abhushan Jewelers। Sale of old gold jewelry by an individual to a jeweler will not constitute supply as the same cannot be said to be in the course or furtherance of business। यहाँ पर जो मणिकर्णिका जी हैं ये अपना ज्वेलरी जो गोल्ड ज्वेलरी को बेच रहा है, मणिकर्णिका यहाँ पर कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो कोई फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं कर रहा है, अपना ओल्ड ज्वेलरी दुकान में बेच रहा है। बेच ही सकता है, पैसा का जरूरत इंसान को होता है तो बेचेगा क्यों नहीं? बट दिस इज नॉट अ बिजनेस सर, दिस इज नॉट अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सो अगेन दिस इज नॉट सप्लाई। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जब तक नहीं होगा उसको सप्लाई नहीं बोल सकते। कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा। अरे ये सब केस लॉस केस स्टडीज बनता है सर, इसी सब चीजों से बन जाता है। Sundaram Acharya, a famous actor, paints some paintings and sells them. The consideration from such sale is to be donated to a charitable trust। Kind Human, sir, Kind Human किसको कॉपी किया गया? Kind Human किसका? ऐसे Kind Human तो किसी का है बोल के मुझे नहीं पता, बट सलमान खान साहब का एक है सर, Being Human। Sale of paintings by the actor qualify as supply, but this is called supply। ये सप्लाई माना जाएगा सर, क्यों? सुंदरम आचार्य फेमस एक्टर है, कुछ पेंटिंग किया उसको सेल किया, ठीक है, और उससे से जो कंसिडरेशन आया वो डोनेट कर दिया चैरिटेबल ट्रस्ट को, ठीक है। बट ये जो सेल यहाँ पर हुआ था ना, आप बाद में उसको डोनेट किए वो अलग बात, बट आपने सेल किया ना, वो सेल सप्लाई है और ये सप्लाई में क्वालिफाई हो जाएगा। भले ही आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करोगे पैसा, बट उसमें जीएसटी लगेगा सर, ठीक है। तो ये बात सर প্রমোশন হচ্ছে সেই জন্য, हाँ बोल साहब बोल। সেই জন্য প্রমোশন बिकॉज হচ্ছে সেই জন্য। यस, प्रमोशंस का बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पर बिजनेस है। बिकॉज वो आचार्य सुंदरम आचार्य जो है वो एक एक्टर है, और एक्टर जो है वो वोकेशंस का भी पार्ट बनता है। यहाँ पर बिजनेस का इश्यूज है, यहाँ पर उसका पेंटिंग इसलिए सेल हो रहा है बिकॉज वो एक फेमस एक्टर है, वो कोई आम आदमी नहीं है। आप बात समझ रहे हो सर? वो कोई आम आदमी नहीं है कि उसका पेंटिंग सेल एग्जीबिशंस पे जा रहे हैं, नहीं, उनका पेंटिंग तो ऐसे ही सेल हो जाएगा। और वो एक बाई एक्टर है, वो बाई एक्टर जो है एक्टिंग करना एक वोकेशन होता है, और वोकेशन बिजनेस के अंदर इंक्लूड होता है। इसलिए मैं वोकेशंस के बारे में तब आपको बता रहा था। ऐसे मैं इसको इनकम टैक्स में भी बताता रहता हूँ, इनकम टैक्स में भी मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है
कि अगर आप कोई प्रोफेशन करते हो, प्रोफेशंस के अंदर वोकेशंस भी इंक्लूड है, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप कोई सिंगर हो, डांसर्स हो, ठीक है, तो वो भी आपका बिजनेस पर्सपेक्टिव माना जाता है। तो यहाँ पर इसको फार्दरेंस ऑफ बिजनेस इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज आप एक्टर हो, और क्योंकि आप एक्टर हो इसीलिए आपका ये पेंटिंग सेल हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन ये सप्लाई के अंदर आ जाएगा। समझ में आया सर? अरे समझ आया कि नहीं, या अभी भी हाँ डाउट है? सर। यस सर। ओके सर, आगे देखो। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड द सर्विस, ये क्या हो रहा है सर? सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लब एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन इज सप्लाई। क्लब एसोसिएशन अपने मेंबर को सब सर्विस देता है ना सर। अरे बहुत सारा क्लब है हमारे देश में, बड़े बड़े क्लब भी है, रिच रिच लोगों का क्लब है, क्लब महिंद्रा टाइप का भी है, लोकल आपके घर के बगल में विवेकानंद क्लब, अरविंदो क्लब, वो सभी भी है, सभी क्लब है, ठीक है। आम आदमी का ऐसा क्लब होता है, रिच लोगों का टेक क्लब महिंद्रा क्लब होता है, ठीक है, क्लब महिंद्रा, स्प्रिंग क्लब वो भी है। स्प्रिंग क्लब जानते हो ना, ये अपने हैं आईटीसी के पास, मैंने देखा। तो रिच हो या पोर क्या फर्क पड़ता है, क्लब इज क्लब। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। एक एसोसिएशन है, क्लब या एसोसिएशन, वो क्या बोला कि प्रोवाइड द सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द रेसिडेंट्स इन ल्यू ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग पे कर देंगे, बट बदले में हमको कुछ नॉमिनल चार्जेस देना होगा। मतलब पहले आज के डेट में तो सब ऑनलाइन पे कर दे रहा है, बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑफलाइन ही पेमेंट करते हैं। तो सब ओल्ड एज इंसान है, पता नहीं कि भाई कहाँ पर जाना होगा, तो एसोसिएशन क्या बोलते हैं कि सबका इलेक्ट्रिक बिल हम लोग पे कर देंगे, बदले में हम लोग 10% पर रेसिडेंट से ले लेंगे, 10 रुपीज़ पर बिल पहुँचाने का खर्चा। ऐसा मैंने यूज़ किया, मैं पीजी में रहता था, तो पीजी के बगल में एक अंकल रहता था, तो थोड़ा दूर था, जो इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस था थोड़ा दूर दूर पड़ता था, तो आने जाने का 15 रुपीज़ का ऑटो भाड़ा लग जाता था। तो एक ग्रॉसरी शॉप वाले थे, वो जो अंकल थे वो ग्रॉसरी अंकल नहीं बोलेंगे, एक भैया थे, वो सबके वो आसपास के पड़ोस के सभी का बिल वो इकट्ठा कर लेता था, पर बिल जमा करने का 10% करके लेता था। तो जो भी लोग होते थे वो देखते थे भाई क्यों 15% का खुद का खर्चा करे ऑटो का, उससे अच्छा है 10% इसको दे दे, मेरा बिल जमा करा देगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं सर, लेकिन वो इंडिविजुअली करता था, एक नॉर्मल बात है, बट यहाँ पर बात चल रहा है रेसिडेंट एसोसिएशन का। Provision of service by a club or associations or association of society to its member is treated as supply, as this is including the definition of business. एसोसिएशन और क्लब का सर्विस बिजनेस के अंदर आता है सर, इसीलिए बिजनेस का डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बिजनेस हो सकता है। तो फिर एग्जाम्पल देख के घबराने का नहीं है, एग्जाम्पल देख के घबराने का नहीं है कि ये बिजनेस है कि नहीं है, ये सप्लाई इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ये सब सवाल बहुत करता है सर। बट इफ यू नो दी प्रोविजंस, इफ यू नो दी कॉन्सेप्ट, ये देखो सप्लाई और एक्विजिशंस कहाँ चला गया, ये देखो प्रोविजंस ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब एंड एसोसिएशन एटसेट्रा, सप्लाई और एक्विजिशंस ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, इन कनेक्शन विद कमिटमेंट, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ बोला है ना, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी ऑफ क्लब एसोसिएशन एटसेट्रा टू इट्स मेंबर्स फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बदले किसी मेंबर से सर्विस ले, मतलब मेंबर्स को सर्विस देना, बदले में कुछ ले रहे हो तो दिस इज बिजनेस, सिंपल बात है। जहां बिजनेस का गंध आ जाएगा, सुगंध हो या दुर्गंध पता नहीं, सुगंध ही बोलते हैं, बिजनेस को खराब नहीं लेना चाहिए, वहीं पर आपका जीएसटी अट्रैक्ट का बात आ जाएगा सर। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, सर्कस में किसी को एडमिशन कराना है, मतलब आपको सर्कस देखने के लिए आना है, सिनेमा हॉल में घुसना है, अम्यूजमेंट पार्क में एडमिट कर रहे हो, इंक्लूडिंग थीम पार्क, वाटर पार्क, जो भी हो, अम्यूजमेंट के अंदर थीम पार्क, वाटर पार्क सब आ जाते हैं, ठीक है। Considered as supply as there was service by way of admission of persons to any premises for a consideration. किसी premises में आप एडमिशन ले रहे हो, बदले में आपको सप्लाई माना जाएगा। दिस इज अ बिजनेस, दिस इज अ बिजनेस, ये भी लिखा हुआ है बिजनेस के डेफिनेशन में, ये भी बिजनेस के डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये देखो, एडमिशन फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस। ओ सर दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है, हाँ ना से प्लीज एक बार मुझे झंडा दिखा देना सर। सर बस कैसे पढ़ना चाहिए समझ में आ रहा है ना सर, कितना बारीकी से पढ़ने से जवाब समझ में आ सकता है। अच्छा मानो कि आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस के डेफिनेशन में क्या लिखा है, और आपके सामने ऐसा सवाल कर दिया, तो आप चिंता में पड़ जाओगे ना, भाई ये बिजनेस है कि नहीं है। आप बोलोगे ये तो सर्कस है, ये बिजनेस क्यों, ये तो सिनेमा हॉल है, ये बिजनेस क्यों, ये तो अम्यूजमेंट पार्क है, ये बिजनेस क्यों, ये तो थीम पार्क है, ये बिजनेस क्यों।
ये तो मेंबर्स एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स को इलेक्ट्रिक बिल जमा करने का बात कर रहा है, ये बिजनेस क्यों? ऐसा नहीं है, आप देख लो कि जीएसटी लॉ ने बिजनेस के बारे में क्या बोला है, उसके हिसाब से आप जवाब देना। जवाब एज पर लॉ होगा, आपके मन मर्जी से नहीं। रॉयल टार्फ रेस क्लब is engaged in facilitating the wagering betting transactions horse place through totalizer। वो जो लोग हॉर्स प्लेस करा हॉर्स वगैरह कराते हैं ना, उनको टोटलाइजेटर बोलते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ फैसिलिटेटिंग वेजरिंग ट्रांजैक्शंस, वेजरिंग होता है ना वहां पर, वेजरिंग मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब वही ऐसा होता है, घोड़ा पे पैसा लगाना, जॉकी पे पैसा लगाना, वेजरिंग एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। आज बारिश होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो तू मुझे पैसा देगा, नहीं होगा तो मैं तुझे पैसा दूंगा। ये घोड़ा जीतेगा तो तू मुझे देना, तू वो घोड़ा जीतेगा तो तू दे देना। बात समझ में आ रहा है? वेजरिंग एग्रीमेंट समझते हो ना सर, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा जाता है, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एंड वेजरिंग एग्रीमेंट एंड नॉर्मल एग्रीमेंट, ठीक है? तो ये सब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो रॉयल टार्फ रेस क्लब गेट्स कमीशन विच इज डिडक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द क्लब फ्रॉम द टोटल बेड वैल्यू। सेट सर्विस अमाउंट टू सप्लाई एज द एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब्स आर इंक्लूडेड इन बिजनेस। एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब ये तो बस कोई भी अंधा इंसान भी समझ जाएगा कि हाँ वो तो बिजनेस है, ये तो अंधा इंसान भी समझ जाएगा। एक एक्सेप्शन है सर, there is one exception to this course of furtherance of business, that is import of service for a consideration। import of service for a consideration, आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो बट आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं कर रहे हो, फिर भी वो डीम टू सप्लाई हो जाता है ना सर? अरे पहले ही पढ़ा दिया मैंने। क्या सर बोलो, नहीं समझा? है सर। विशाल, विशाल बोल। मौसुमी का साउंड नहीं आ रहा एकदम। नंदिनी, दीप्सा, कंसिडरेशन হলেও তো ये हाँ बोल। सर विदाउट कंसिडरेशन হলেও তো ये মানে जीएसटी चार्ज হবে हाँ वो सप्लाई उसका, कंसीडर हाँ করা यस वो भी है, वो उसका रीजन है कि उसका रीजन है डीम टू सप्लाई इसलिए हो जाता है, उसका रीजन तो आप लोगों को पता है कि वो डीम टू सप्लाई माना जाता है बिकॉज वो विदाउट कंसिडरेशन। बट यहाँ पर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन या फिर विदाउट कंसिडरेशन, वो भी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो जाता है। हाँ वो एक ही बात है, वही वाला बात है जो आप बोल रहे हो एग्जैक्टली। विद कंसिडरेशन हो, विदाउट कंसिडरेशन हो, फिर भी डीम टू सप्लाई। टोटलाइजेटर कौन है यहाँ पर देखो बोला हुआ है, is a device showing the number and amount of bets staked on a race to facilitate the division of the total among those backing the winner। ये रेस कोर्स में चलता है टोटलाइजेटर का खेल। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ध्यान से देखो सर, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। रमैया a proprietor, Ramaya, a proprietor, has received the architect service for his house from an architect located in New York at an agreed consideration of $5,000. The import of service by Ramaya is supply under section 7 subsection 1 clause B, though it is not in the course of furtherance of business। अपने पैसा लेके ही लेके आया, अपने पैसा देके ही लेके आया, बट फिर भी ये बिजनेस नहीं तो नहीं कर रहे हो ना, बट फिर भी ये जीएसटी अट्रैक्ट करेगा, जो आपने अभी बोला, जो अभी विशाल से मेरा यही बात हो रहा था। यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है, कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई, कंसिडरेशन विदाउट होगा बट डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। इसका पूरा लिस्ट लास्ट वीक समझा के रखा था, यहाँ पर भी लिस्ट दिया हुआ है, प्लीज एक बार गो थ्रू फिर से कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स फिर से हैं, देखो कुछ केस अगेन। ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप्स बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई है ध्रुव बोल के, वो अपना पुराना लैपटॉप अपने बिजनेस पे दिया। ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप्स बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। This will qualify as supply provided input tax credit has been availed on by Dhruv on such laptop। Because ये जो लैपटॉप है ये ध्रुव अपने बिजनेस के लिए यूज करता था और ये कैपिटल गुड्स था। बात को समझा करो, ये जो पुराना लैपटॉप अपने दोस्तों को दिया, दोस्त को जो दिया वो पर्सनल ट्रांजैक्शन हो जाता है, इसमें बिजनेस तो है नहीं, बट फिर भी क्योंकि ये लैपटॉप उसका बिजनेस का है और जब वो बिजनेस के लिए कुछ परचेज करता है ना, उसमें आईटीसी क्लेम करता है, वो रजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली मान लिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए कैपिटल गुड्स, लैपटॉप आपका कैपिटल गुड्स है बट उसका भी आपको आईटीसी मिल जाता है,
सर व्हाट इज आईटीसी? सर इनपुट टैक्स क्रेडिट। विशाल को शायद थोड़ा दिक्कत होगा, इनपुट क्रेडिट क्या है? विशाल मुझे थोड़ा याद दिलाना, मैं तेरे को ना वो बेसिक का जो क्लास हुआ ना इस चैप्टर स्टार्टिंग से पहले, वहाँ पर मैंने आईटीसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको समझाया, तो एक बार प्लीज़ मेरे से याद करके ले लेना। 3-4 क्लास है जीएसटी का बेसिक का, उसमें आईटीसी समझा हुआ है, और बाद में डोंट वरी आईटीसी का पूरा डिटेल्स चैप्टर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है, तो आईटीसी का चैप्टर में डिस्कशंस तो होगा ही, ठीक है, बट फिर भी बेसिक में भी मैं बताता रहता हूँ, तो ताकि आईटीसी का बाद में बार बार यूज होता है आईटीसी का, इसलिए चैप्टर से पहले भी आपको आईटीसी समझ में आ जाना चाहिए। अगर मुझे अभी आप पूछते हो सर व्हाट इज आईटीसी, सिंपल बात है कि मानो कि तुमने एक लैपटॉप परचेस किया, बिजनेस करने के लिए ही मान रहा हूँ मैं, तुमने एक लैपटॉप परचेस किया 10,000 पे, ओके, 10,000 का लैपटॉप है, तुमने जीएसटी दिया 10% का, कितना जीएसटी दिया विशाल जल्दी बोल? 10,000 का 10%, 1000। अब तुम ये लैपटॉप बाई कर लिया, और ये बाई मतलब इनपुट, ओके, तो इसमें इनपुट टैक्स कितना है? 1000। अब तुमको इसको सेल करना है, बिजनेस के लिए किया, तुमको इसको सेल करना है, तो सेल करोगे, मान के चलते हैं 10,000 पे कुछ क्या लगाओगे, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दो, तो मैंने 2,000 वैल्यू एडिशन कर दिया 12,000 का, 12,000 पे लगा दो सर 10%, क्या लगा दोगे? 10%, तो 12,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1200, ठीक है। अब गवर्नमेंट तुमको बोलता है, तुम कौन हो, सप्लायर हो ना, अभी सेल किया तुमने, गवर्नमेंट तुमको बोलता है, मैं आपको इन सिंपल बताया, ठीक है, एकदम सिंपल वे में बताया, बाकी डिटेल्स में मैं आपको बेसिक के क्लास में भी आईटीसी का जो क्लास था वहाँ पर डिटेल्स में बता के रखा। तो सिंपल क्या है कि ये जो टैक्स है इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, क्या बोलेंगे इसको? आउटपुट टैक्स। तो क्या होता है, गवर्नमेंट अभी आपको बोलेगा ये विशाल आप मुझे 1,200 रुपया पे करो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं सर आपको 1,200 नहीं, 1,000 माइनस करेंगे, बिकॉज मैंने आपको पहले 1,000 मैंने पहले 1,000 पे करके रखा मेरे टैक्स का, जो मैंने मैन्युफैक्चरर से लिया था या फिर होलसेलर से लिया था, तो 1200 से 1,000 लेस करके आपको अभी देना है 200, तो आईटीसी कितना है आपका? इनपुट क्रेडिट कितना है आपका? 1,000, ठीक है, इन सिंपल दिस इज इनपुट क्रेडिट। तो एक्चुअली जो भी चीज़ें आप बिजनेस के लिए परचेस करते हो, चाहे वो फर्दर सेल करो या फिर कैपिटल के तौर पे यूज़ करो, उसका क्रेडिट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये ध्रुव भी अपना लैपटॉप जब परचेस किया था तो उसके लिए बिजनेस के लिए किया था, तो उसने भी आईटीसी वहाँ पर क्लेम ज़रूर किया होगा, बाद में वो दोस्तों को सेल कर रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें क्यों सप्लाई मानेंगे? क्योंकि सर लैपटॉप बिजनेस के लिए लिया था और उसका आईटीसी क्लेम करके रखा था, तो जो एक बार बिजनेस का बन जाए वो हमेशा सप्लाई के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, चाहे बाद में आप दोस्तों को दो या किसी और को दो, पर दिस इज कम्स अंडर सप्लाई। ये बात समझ में आया सर? केस लॉ 14 समझ में कुछ आया सर कि क्यों ध्रुव का लैपटॉप दोस्तों को सेल किया फिर भी सप्लाई क्यों हुआ? यस सर। স্যার যদি কোনো কোম্পানি মেশিন পারচেজ করে তারপর মানে ডেপ্রিসিয়েট করার পর স্ক্র্যাপ ভ্যালুটা যদি মানে বাঁচে সেটা সেল করে তাহলে তার মধ্যেও জিএসটি চার্জ হবে? यस यस एकदम सर, दैट इज आल्सो सप्लाई, दैट इज आल्सो सप्लाई, सेम कॉन्सेप्ट सर। मशीन परचेज किया था, कैपिटल एसेट था, कैपिटल एसेट में आईटीसी क्लेम किया था, बाद में अब तुम उस एसेट को सेल कर रहे हो, जैसे मानो कि ये दोस्तों को सेल कर रहा है, तो क्या दोस्तों से जीएसटी चार्ज करेगा? अरे না স্যার। नहीं करेगा, तो फिर उसका लॉस है ये, मतलब ये जो जीएसटी का है, जीएसटी का लॉस हो जाएगा उसका, मतलब वो दोस्तों को सेल करेगा बट उसमें जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, लेकिन उसको अल्टीमेटली जीएसटी तो मतलब जो क्लेम है वो, क्योंकि ये सप्लाई माना जाएगा और गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, वो क्लेम नहीं कर पाएगा, बिकॉज आउटपुट टैक्स के साथ इनपुट टैक्स का जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा वो, बट अल्टीमेटली उसको देना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। दोस्तों को सेल करने से कैसे एडजस्टमेंट होगा? मैं यही मान के चला दोस्तों को बेचा तो ऑब्वियसली जीएसटी नहीं लिया, अगर किसी और को बेचता तो आराम से क्लेम कर लेता। इसीलिए देखना बहुत बार ऐसे होता है कि जब आप कोई चीज़ परचेस करते हो, कोई भी चीज़, जैसे मानो ये टीवी आप परचेस करते हो, तो परचेस के टाइम पे आपको बहुत बार ऐसे पूछते हैं बहुत जगह में कि आपका जीएसटी बिल नंबर है तो जीएसटी नंबर दो, पूछते हैं ना सर बहुत जगह में, देखा है आप लोगों ने? परचेस के टाइम पे जीएसटी नंबर वगैरह, वो उसमें क्या होता है, आपको आप उसको क्लेम कर सकते हो अपने बिजनेस पे,
अगर बिजनेस के लिए ले रहे हो तो। ओके 15 A dealer of air conditioner permanently transfer the motor vehicle free of cost. एयर कंडीशनर का डीलर है, परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं अपना मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड because the transactions will not constitute a supply as the condition of availment of ITC on the business asset transferred is not fulfilled. एयर कंडीशनर का डीलर परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है मोटर व्हीकल को फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है तो कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, तो उसका जो आईटीसी है उस मोटर कार का वो ब्लॉक हो जाएगा एंड ट्रांजैक्शंस विल नॉट कंस्टिट्यूट ए सप्लाई। इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई नहीं माना जाएगा बिकॉज आईटीसी अवेलमेंट करने के लिए जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट था एसेट ट्रांसफर का वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। ये बाद में हम लोग आईटीसी ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है आगे चर्चा करेंगे कि कब कब आईटीसी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, आईटीसी के चैप्टर में इसका डिटेल्स चर्चा करेंगे। बट इतना समझ के चलो कि ये सप्लाई नहीं बना है आपका बिकॉज इसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था, बिकॉज आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, कंसिडरेशन नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कंसिडरेशन नहीं है, तो एसेट ट्रांसफर का जो फुलफिलमेंट है वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना सर। तो इस तरह का बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हर पॉइंट में आपको कुछ ना कुछ बताता रहेगा। लीगल जैसे ये रिलेटेड पर्सन का जो ट्रांजैक्शन है, मैं लास्ट दिन आप लोगों को रिलेटेड पर्सन समझा के रखा कि कौन कौन होता है रिलेटेड पर्सन, ठीक है। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे जब आप देखते हो, मिस प्रिया होल्ड्स 30% शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड 35% शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। मिस प्रिया जो है वो 30% एबीसी में होल्ड करता है, 35% शेयर XYZ में होल्ड करता है। एबीसी लिमिटेड एंड XYZ रिलेटेड और रिलेटेड है ना, एबीसी और XYZ क्या हो गया, रिलेटेड हो गया। तो जब रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शंस होगा ना, रिलेटेड पार्टी में अगर मतलब ये रिलेटेड पार्टी कौन है उसके लिए मैं आपको बताया, एक ही इंसान का दो जगह में शेयर्स का होल्डिंग है तो वो लोग रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। मैं इसलिए यहाँ पर रिलेटेड पार्टी फिर से एक बार बता सकता हूँ आप लोगों को कि सच पर्सन आर ऑफिसर्स डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, लास्ट वीक बता के रखा था लास्ट वीक के क्लास में। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। The third person controls, owns directly, indirectly 25% of the voting stock or share of both of them. One of them controls directly, indirectly the other. A third person controls directly, indirectly both of them. Such persons together control a third person. Such persons are members of the same family. One of them is the sole agent of sole distributor, sole concessionary of the other. ये सब लास्ट वीक भी बताया गया था, ठीक है, कि कौन कौन रिलेटेड पार्टीज होते हैं। तो रिलेटेड पार्टी का यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल था कि एक इंसान है जिसका दोनों कंपनी में किसी का 30% किसी का 35% स्टेक है, तो फिर क्या वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा? यस, एबीसी और XYZ रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, क्योंकि मिस प्रिया जो है ये 30% एबीसी में है और 35% XYZ में, तो अल्टीमेटली दोनों रिलेटेड बन गया। क्यू लिमिटेड हैज द डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड। अगर क्यू लिमिटेड का डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी में है, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल में आर लिमिटेड का, तो इट कैन बी सेड दैट क्यू लिमिटेड कंट्रोल्स आर लिमिटेड, दस क्यू लिमिटेड एंड आर लिमिटेड आर रिलेटेड। अगर किसी का बिजनेस का मैनेजमेंट या क्वालिटी कंट्रोल किसी दूसरे कंपनी के पास है तो यू कैन से दैट कि बोथ आर रिलेटेड। क्या सर क्लियर हो रहा है ना? यस सर। यहाँ पर एक पॉइंट आता है सर, डिस्टिंक्ट पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 25, डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलेंगे? आई विल डिस्कस सर। Before we go through the statutory provision of distinct persons, let us first have an overview of the registration provisions for better understanding of the concept of distinct persons. तो चलो देखते हैं distinct persons क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू से देखेंगे ना, अभी समझ में आ जाएगा। कोई मोहन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, has registered head office in Delhi, he also has obtained registration in the state of West Bengal। इसका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस दिल्ली में है बट इनका रजिस्ट्रेशन इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी रिसेंटली है, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज न्यूली ओपन ब्रांच ऑफिस। मोहन शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्संस इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। ये रजिस्ट्रेशन वाइज डिस्टिंक्ट पर्संस का कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको समझाता हूँ। रजिस्ट्रेशन हेड ऑफिस इन दिल्ली, रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस इन वेस्ट बंगाल, बट दे आर डिस्टिंक्ट पर्संस। एक ही इंसान का दो जगह में ऑफिस है बट फिर भी दोनों डिस्टिंक्ट कहलाएगा। कैसे है सर? इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को मुझे लॉ बताना पड़ेगा। देखो सर,
एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, अब थोड़ा लॉ समझना पड़ेगा बिफोर वी गो थ्रू। अच्छा देखो, डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन चैप्टर 7 में से रजिस्ट्रेशन चैप्टर एक आएगा सर, जहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता है, वहां पर और डिटेल्स में बात होगा। अंडर जीएसटी लॉ अ सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। जीएसटी लॉ में क्या है कि अगर आप सप्लायर हो किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का, अब अगर आप स्टेट चेंज करके सप्लाई करते हो, मतलब इंटर स्टेट करते हो, तो आपको उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन चाहिए। ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई। जहां जहां आप अपना सप्लाई करोगे उस जगह में आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, ठीक है। प्रोवाइडेड इज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट, ये तो है ही, ठीक है। और नॉर्मली अगर लिमिट ना भी क्रॉस करता है, इंटर स्टेट करने में रजिस्टर्ड करना ही पड़ता है, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। थस he is not required to obtain registrations from a state from where he makes non taxable supply, ठीक है। अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट नहीं होता है तो जिस स्टेट से कर रहा है वहां पर जरूरी नहीं है, फिर जहां पर कर रहे हो वहां जरूरी है। मतलब आपका जो लिमिट है ना, हर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक लिमिट होता है, 20 लाख 10 लाख का लिमिट है, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। अगेन बेसिक्स ऑफ जीएसटी के क्लास में ये मतलब डिस्कस होके रखा है। जिनका बेसिक्स ऑफ जीएसटी बाई चांस मिस है, प्लीज एक बार कर लिया करो, मेरे को एक बार याद दिलाना, मैं आप लोगों को शेयर कर लूंगा जिनका भी बेसिक जीएसटी मिस है कि कौन से स्टेट में क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लिमिटेशन है, ठीक है। किसी का 20 लाख है, किसी का 40 लाख है, किसी का 10 लाख है, ठीक है। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, क्यों है वो भी वहां पर मैंने बोल के रखा। Since registration in GST is PAN based, once a supplier is liable to register, he has to obtain registration in each of the state or union territories in which he is operate and makes a taxable supply under the same PAN. Further, he is normally required to obtain single registration in a state. However, where he has multiple places of business in a state or UTs, he has the option either to get a single registration for said state or to get separate registration for each place of business in such state or union territories. Now, let us understand the concept of distinct person in simple terms. The establishment of a person with separate registration, whether within same state or UT or in different states or UTs, are considered distinct persons. Where a person having one registered establishment in a state or UTs has another establishment in a different state, not necessarily registered, जरूरी नहीं कि वहां पर वो registered हो, this establishment are considered as establishment of distinct person. मतलब एक ही इंसान का है बट फिर भी अलग इंसान का माना जाएगा। Statutory provision relating to distinct persons are contained in subsection 4, 5 of section 25. They have been discussed as follows. A person who has obtained is required to obtain more than one registration, whether in one state or UT or other than one state or UT, shall in respect of each such registration be treated as distinct person. Section 25 subsection 4 में कहा गया है सर, ठीक है। तो ये प्रोविजन है, बाकी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में डिटेल्स चर्चा होगा सर। डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। अगेन ऋषभ का एग्जांपल फिर से, अच्छा चलो देखते हैं। अगेन ऋषभ आ गया डिस्कशन में, ऋषभ छा गया। ऋषभ एंटरप्राइज रजिस्टर्ड सप्लायर ओन्स एन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन बिहार। विरर, विरर कहाँ है जानते हो? ये मुंबई में एक सबब एरिया है सर, बॉम्बे के पास में, नाला सोपारा विरर बोल के। मैं किधर गया हूँ, मेरा एक रिलेटिव का घर था, तो इसलिए मैं स्कूल में पढ़ता था तब, तो उस टाइम पे मैं विरर गया था, इसलिए मुझे याद आ गया। पता नहीं था कि विरर ही रहेगा। तो महाराष्ट्र में है विरर, ठीक है। ये वेस्टर्न लाइन बोलते हैं, मुंबई में बहुत सारा लाइन है, ये वेस्टर्न लाइन में आता है विरर बोल के। नाला सोपारा विरर वाइंदर बोल के जाते हैं। ओके, जानते हो सर, आप लोगों में से किसी को पता है? हाँ सर, कभी इस लाइन में गए हो क्या? है सर। हैं गेছিস? হ্যাঁ বললি না না বললি? দাদা চাকরি করতো। আরে বাবা, কোথায় কোথায়? এখানে বিরারে? হ্যাঁ স্যার। अरे बाबा, चलो वेरी गुड सर, कॉमन पॉइंट आ गया। इतनी बड़े देश में कोई एक पर्टिकुलर छोटा सा सबब एरिया अगर मैच कर जाए, बहुत बड़ी बात है। चलो वेरी गुड सर। तो विरर कंडीशंस रेस्टोरेंट इन विरर महाराष्ट्र में। इट हैज ओपनड ए लीकर शॉप इन रायपुर उत्तराखंड। ये रायपुर जो है उत्तराखंड का रायपुर है। अब नाउ इसका एयर कंडीशन रेस्टोरेंट कहाँ पर है? विरर महाराष्ट्र में। और इन्होंने लिकर शॉप कहाँ खरीदा सर, मतलब खुला है? रायपुर उत्तराखंड में, फॉर ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सिंस सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ओके, ये उत्तराखंड का है कि ये नॉन टैक्सेबल है, ठीक है।
Rishabh Enterprise is not required to obtain registration with respect to the same in Uttarakhand. In this case, air conditioned restaurant in Maharashtra and liquor shop, ठीक है, though unregistered in Uttarakhand, shall be treated as establishment of distinct persons. ठीक है, ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन का माना जाएगा. हो सकता है कि ऋषभ का ही है, एक जगह में उसका लिकर शॉप है, दूसरी जगह में उसका क्या है सर, एक जगह में लिकर शॉप, एक जगह में उसका एयर कंडीशन रेस्टोरेंट. तो क्या हुआ, तो सप्लाई बाय महाराष्ट्र रेस्टोरेंट टू उत्तराखंड शॉप इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन विदाउट कंसिडरेशन विल क्वालिफाई एज सप्लाई. पर्सन डिस्टिंक्ट है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग माना जाएगा. तो अगर महाराष्ट्र रेस्टोरेंट ने उत्तराखंड शॉप के लिए कुछ भी भेजता है तो ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो जाएगा, और विदाउट कंसिडरेशन भी भेजेगा तो भी सप्लाई माना जाएगा. विदाउट कंसिडरेशन भी भेजेगा तो भी सप्लाई माना जाएगा. मतलब ऋषभ ने अपने विरर वाला जो शॉप है इसका, यहाँ पर है विरर, ऋषभ का शॉप देख लो फटाफट एक बार. विरर है, विरर महाराष्ट्र विरर कहाँ चला गया, इधर होगा, ये मुंबई एरिया है, दिस इज द मुंबई एरिया. यहाँ का ये देखो, ये दिख रहा है सर, मुझे तो दिख गया, मैं बोला ना आप लोगों को अभी. ये देखो मीरा भाईंदर, यहाँ पर एक खाड़ी आता है, ठीक है, एक खाड़ी आता है समुंदर वाला, ठीक है, वसाई क्रिक बोल के. यहाँ देखो वसाई विरर, यहाँ आ गया नाला सोपारा, ठीक है. ये सबब एरिया है मुंबई का, ठीक है. बीच में एक कैनाल आके इसको मेन मुंबई से अलग कर देता है, एक कैनाल आके बीच से, ठीक है. मेन मुंबई एक्चुअली इधर से खत्म हो जाते हैं, ठीक है. इट्स जस्ट लाइक हमारे यहाँ पर जैसे सॉल्ट लेक, न्यू टाउन जैसे है ना, थोड़ा अलग है वैसा ही, लेकिन ये ग्रेटर मुंबई के अंदर आ जाता है सर. तो ये वसाई विरर है. यहाँ से जाना कहाँ जा रहा है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ से इसका रेस्टोरेंट कहाँ जा रहा है सर, उत्तराखंड, दूसरा स्टेट में, ठीक है. उत्तराखंड जो दूसरा स्टेट में आता है वहाँ पर. तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन का माना जाएगा, रजिस्टर्ड हो ना हो, ठीक है, फिर भी डिस्टिंक्ट पर्सन का माना जाएगा और इसमें जीएसटी चार्ज हो जाएगा, ठीक है. मतलब इसको सप्लाई माना जाएगा सर. सर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अरे रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र, अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप इन उत्तराखंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो इसको सप्लाई ट्रेड कर दिया जाएगा. बोलो सर, यहाँ तक क्लैरिटी आया कि नहीं? सर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर सेटाও जीएसटी के आगे. हाँ वो भी हो सकता है, बट देखना पड़ेगा कि क्या रजिस्ट्रेशन का क्या हो रहा है. जैसे आप जैसे बोल रहे हो, यहाँ पर एक है सर स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर, दैट इज ऑल्सो क्वालिफाई एज सप्लाई. डिपार्टमेंटल ट्रांसफर देखा जाएगा कि उस पर सप्लाई आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है. स्टॉक ट्रांसफर नॉट ए सप्लाई. जैसे तुम जैसे बोलो ना, डिपार्टमेंटल जैसे बोलो, लखनऊ फैक्ट्री से कानपुर शोरूम में जा रहा है, आप ही का है, लखनऊ फैक्ट्री से कानपुर शोरूम में जा रहा है, स्टॉक ट्रांसफर है, नॉट ए सप्लाई. तो डिपार्टमेंटल ट्रांसफर अगर वो बिजनेस नहीं क्रिएट करता है तो ये सप्लाई नहीं है. नेक्स्ट डिस्कशन सर मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, आप लोगों को मैं ये नोट्स शेयर करूँगा, ठीक है. आप लोग जितना मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है. स्टॉक ट्रांसफर कभी डीम्ड सप्लाई भी हो सकता है, स्टॉक ट्रांसफर कभी नॉट सप्लाई भी हो सकता है, ठीक है. तो कब डीम्ड सप्लाई होगा, कब नॉट सप्लाई होगा, जो आप लोगों को मैं नोट शेयर करूँगा, एक बार घर में आप लोग खुद से पढ़ना, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और डिटेल्स में बताऊँगा, ठीक है. लेकिन इतना बोलूँगा कि अगर आप एग्जाम्पल के साथ साथ ईच एंड एवरी पॉइंट्स को पढ़ते हो, सप्लाई अंडर जीएसटी आपको कभी तंग नहीं करेगा, दैट इज़ गारंटी सर, ठीक है. तो पढ़ लो सर. बाकी आप लोगों को सप्लाई अंडर जीएसटी का पूरा नॉलेज तो है, ओवरऑल पूरा नॉलेज है. इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट क्लास चालू करूंगा, मतलब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा. बट इतना कहता हूँ कि आप लोग घर में एक बार प्लीज़ पूरा गो थ्रू करो. ये नोट्स मैं अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है. पूरा नोट्स एक बार गो थ्रू करो, और जो मैंने समरी नोट्स दिया उसको भी एक बार गो थ्रू करो. दोनों गो थ्रू करने के बाद आप देखो कि आपके मन में कुछ डाउट होता है कि नहीं होता है. उसके बाद आप सप्लाई अंडर जीएसटी में जो भी सवाल होगा आप ज़रूर आंसर देना सर, ठीक है. ओके विशाल, तथा नंदिनी एंड ऋषभ, क्लियर हो रहा है ना सर. इसके बाद सर दुर्गा पूजा के बाद जीएसटी क्लास होगा, मतलब एक हफ्ता क्लास ऑफ रहेगा, ठीक है. जीएसटी क्लास इसके बाद आफ्टर दुर्गा पूजा वैकेशन, ठीक है.
बोलो सर, कोई क्वेश्चन, कुछ भी है मन में सवाल रिगार्डिंग टुडेज क्लास? ऋषभ का तो पूरा क्लास में आवाज ही नहीं मिला मुझे। नंदिनी बोल। हाँ सर, क्लियर। ओके क्लियर सर, ठीक है। तथा ओके ठीक है सर। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, বল। তো এই যে একটা পয়েন্ট এসেছিল না, মানে কোনো অ্যাক্টর বা পেন্টিং করে তো এটা ট্যাক্সেবল হয়ে যায়। হুম। তো যেমনি মমতা ব্যানার্জি যে পেন্টিং গুলো সেল করে সেগুলো কি ট্যাক্সেবল হয়? ममता बनर्जी जो पेंटिंग किया वो नॉर्मली टैक्सेबल होना चाहिए, ও ऑब्वियसली टैक्सेबल होना चाहिए, बट वो तो करता है कि नहीं करता वो अलग बात। ऑब्वियसली टैक्सेबल होना चाहिए। अरे वो उसका जो पेंटिंग सेल वगैरह होता है ना, अब इसको मैं क्या बताऊँ आप लोगों को वो सब